हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है आर्टीरियल डिजीज। पिछले लेक्चर में हमने वेनस डिसऑर्डर की बात करी थी। आज हम आर्टीरियल डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। इसमें काफ़ी सारे टॉपिक आ जाते हैं, लेकिन हम जो उन्हीं टॉपिक की बात करेंगे इस्कीमिया पे हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रिलेट कर जाएगा। ऐसे हमारा लेक्चर बहुत ही लंबा हो जाएगा। जैसे आर्टरी की जो डिजीज होती है उसके कारण जो अलग अलग तरीके के सिंड्रोम बिल्डअप हो जाते हैं, अलग अलग तरीके की आर्टरी वगैरह जो आ जाती है सिस्टम में, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। ये तो इसलिए जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो टॉपिक है हमारा पहली बार जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा पेरिफेरल आर्टेरियल ऑक्लूजन। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा इस पूरे लेक्चर का। पेरिफेरल आर्टेरियल ऑक्लूजन में पहले बता दूँ, एक तो एक्यूट आर्टेरियल ऑक्लूजन होता है, एक क्रोनिक आर्टेरियल ऑक्लूजन। अंतर क्या होता है? क्रोनिक आर्टेरियल ऑक्लूजन जो होता है उसमें कोलेट्रल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। देखिए एक्यूट आर्टेरियल ऑक्लूजन में जो है तो कोलेट्रल्स नहीं देखने को मिलते। इतना याद रखना और कुछ याद नहीं रखना उसमें। ये जिसमें जो आपसे पूछता है वो क्वेश्चन होगा क्लिनिकल फीचर का। क्लिनिकल फीचर आपको 6 के 6 पता होने चाहिए। अब लिख लीजिए, कहीं भी कुछ भी करिए, लेकिन आपको याद रहना चाहिए। जब भी पेपर में आए कम से कम ये तो क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए। 6 क्लिनिकल सिम्टम क्या होते हैं? वो जो होते हैं हमारे 6 P कौन कौन से रहेंगे? वो रहेगा हमारा पहला बात तो पेन, यानी कि तरह से पेन होगा उस जगह। और क्या रहेगा? वो रहेगा हमारा पैलर। इतना जानते हो कि पैलर रहेगा हमारा। और क्या रहेगा हमारा? वो रहेगा हमारा इस तरीके से पैरालिसिस। पैरालिसिस के बाद क्या रहेगा हमारा इस तरीके से पैरेस्थीसिया। पैरेस्थीसिया क्या होता है इस तरीके से? ये थोड़ा सा लेट साइन होता है इस तरीके से। पैरेस्थीसिया रहता है। फिर आता है पल्सलेसनेस। तीसरे नाम याद में पल्सलेसनेस। लास्ट में क्या होता है हमारा लेट साइन में एक तरीके से देखने को मिलता है पोइक्लोथर्मिया। पोइक्लोथर्मिया में क्या होता है इस तरीके से वो रेगुलेट नहीं कर पा रहा है इस तरीके से अपने बॉडी पर पल्सलेसनेस हो जाता है, पल्स महसूस नहीं होगी। पैरेस्थीसिया क्या रहता है हमारा एक तरीके से उसको स्किन सेंसेशन अपने अलग मतलब स्किन सेंसेशन है वो अपने अब नॉर्मल आ रखे हैं, मतलब तरीके से जो नॉर्मल सेंसेशन आने चाहिए थे वैसे नहीं आ रहे। तो ये सबसे बड़ा क्या है, जिस जगह आर्टिकुलर हो जाएगा आपको पेन होगा, पैलर रहेगा, पेन हो जाएगी स्किन, पैरालाइसिस हो जाएगा, मसल वगैरह काम नहीं करेंगे, मसल के लिए ब्लड वगैरह चाहिए होता है। उसके खिलाफ पैरेस्थीसिया को सेंसेशन अलग से आएगा, पहले मूड रहेगा सेंसरी मैनिफेस्टेशन, फिर आपको पल्सलेसनेस आएगी इस तरीके से, मतलब तरीके बिल्कुल आर्टेरियल ऑक्लूजन होगा, कुछ भी आपको दिख नहीं रहा है। और एक होता है हमारा पोइक्लोथर्मिया इस तरीके से, जिसमें क्या होता है हमारा को बॉडी टेम्परेचर को वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है। ये मतलब हकीकत में थोड़ा लेट साइन है, ये जरूरी नहीं हर जगह मिले। पोइक्लोथर्मिया ये आपको लगभग रकम में हर जगह मिल जाते हैं। मोस्ट कॉमन क्या रहेगा? तो पहले मैंने बताया पेन रहता है मोस्ट कॉमन सिम्टम। पैलर मत कर देना, पैलर में कन्फ्यूजन हो जाता है कि पैलर सबसे कॉमन होना चाहिए, पेन होता है सबसे कॉमन सिम्टम के नाम पे। ये कॉज क्या रहते हैं इसके आर्टेरियल ऑक्लूजन के बारे में? तो इस तरीके से रहता है हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस रहता है। और क्या रहेगा एथेरोस्क्लेरोसिस के अलावा? जो आपको ये बताना चाहता हूँ बर्जेस डिजीज। बर्जेस डिजीज को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोफिलाविक इंडियनाइटिस ये भी कहते हैं। SLE रहता है, टोकासाइको कार्डियोआर्थराइटिस भी रहता है, लेकिन आपको एथेरोस्क्लेरोसिस बर्जेस डिजीज याद रखना है। इसके लिए किसमें भी बेदो सबरे सेपरेट लेक्चर में जब बात करेंगे तब करेंगे इनकी। यहाँ पे हम खाली एथेरोस्क्लेरोसिस की बात सेपरेट कर दूँगा, यहाँ पे तरीके बर्जेस डिजीज की बात करेंगे। एथेरोस्क्लेरोसिस की बात इसलिए करें क्योंकि ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है तरीके से आर्टेरियल ऑक्लूजन का। ये अब इनमें अंतर आपसे पूछता था क्या क्या रहता है। बर्जेस डिजीज क्या रहता है? बर्जेस डिजीज जो रहती है वो रहती है थोड़ा सा कंपेरेटिवली यंग एज में रहती है एक तरीके से, वो आप जानते हैं थोड़ा सा ओल्ड एज में रहेगी। बर्जेस डिजीज कंपेरेटिवली यंग एज में रहती है, यानी कि 40 कप के रेप में रहती है। इसमें एक तरीके मोस्ट कॉमन कौन सी वेसल इन्वॉल्व रहती है? इसमें तो एथेरोस्क्लेरोसिस में मैंने बताया था कि सबसे मोस्ट कॉमन वेसल जो रहती है वो हमारा एब्डोमिनल आयोटा रहता है। इसमें जो मोस्ट कॉमन वेसल जो रहती है वो रहती है हमारी टिबियल आर्टरी हुआ, या फिर एक तरीके से प्लांटर आर्टरी है। ये रहती है हमारे मोस्ट कॉमन वेसल। ये एक तरीके बर्जेस वेसल जिसको इन्वॉल्व करता है तरीके स्मॉल वेसल को, और स्मॉल से मीडियम वेसल को इन्वॉल्व करता है, और वो कौन से मिलता करता है? लार्ज से मीडियम वेसल को इन्वॉल्व करता है।
ये दोनों के दोनों आपको मेनली किस में देखने को मिलेंगे, लोअर लिम्ब में देखने को मिलेंगे। ठीक ठीक है, इस प्रकार है। इस तरीके से आपको थोड़ा अंतर पता होना चाहिए। आपसे पूछ सकता है इसका अंतर कौन कौन से होते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस ज़्यादा को ओल्ड एज में देखने को मिलेगी, इसमें देखने को मिलेगी। एथेरोस्क्लेरोसिस के समान मेल फीमेल सब दोनों बराबर होती है। इसमें एक तरीके से मेल्स में ज़्यादा होती है क्योंकि तरीके से स्मोकिंग इस तरीके से काफ़ी बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। ये इसमें जो किया है चला इस तरीके से ये स्प्रेड आपको पता होना चाहिए। स्प्रेड जो होता है इसका इस तरीके से वो रहता है, इस तरीके से हमारा डिस्टल टू प्रोक्सिमल होता है। किसका स्प्रेड? एक तरीके से बर्जेस डिजीज का, ये पता होना चाहिए। स्प्रेड जो होता है हमारा बर्जेस डिजीज का डिस्टल टू प्रोक्सिमल होता है। ये तो डिस्टल टू प्रोक्सिमल स्प्रेड देखने को मिलता है आपका किसका? इस तरीके से बर्जेस डिजीज में। देखिए इस तरीके से उसमें क्या होता है, प्रोक्सिमल तो डिस्टल देखने को मिलता है इस तरीके से एथेरोस्क्लेरोसिस में। इसमें क्या होता है हमारा इस तरीके से अब बाईपास ग्राफ्टिंग यूज कर लेते हैं सही से, लेकिन एथेरोस्क्लेरोसिस में आपको बाईपास करना है। इसमें क्या ऑक्लूजन को दूर करना है, बाईपास ग्राफ्टिंग का कोई रोल नहीं है। जो ट्रीटमेंट होगा सेपरेट मैं बताऊँगा उसको। तो ये चीज़ इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, बाईपास ग्राफ्टिंग का कोई रोल नहीं है तेरी आपके इसमें। ये आपके क्वेश्चन पूछ सकता है बर्जेस डिजीज और एथेरोस्क्लेरोसिस में अंतर के बारे में, और डी हम यूजुअली पढ़ते नहीं है, उसके लिए सेपरेट आता है जी। ठीक है, तो अब वैसे आपको क्या क्या मैनिफेस्टेशन देखने में मिलता है, ये भी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन के नाम पे। तो मैनिफेस्टेशन के नाम पे आपको जो याद रखना है वो याद रखना है। मैं एक सिंड्रोम बता रहा हूँ वो जरूर याद रखना। यदि पहले में तो किस जगह इतनी एक्लूजन हो रखा है, मान के चले जो मोस्ट कॉमन एक मैनिफेस्टेशन होगा मसल के नाम पर, तो वो रहता है हमारा इंटरमीडिएट क्लाउडिकेशन। उसके आधार पर गेडिंग चलती है, उसके बारे में अच्छी करेंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ इस तरीके से ये थे हमारा आर्टेरियो इलियक साइड पे ऑक्लूजन हुआ, ऑल्टो इलियक डिजीज जो हुई इस तरीके से, उस पर एक तरीके से एक्लूजन हुआ आर्टी इलियक पे। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, उधर बटक का क्लोडिकेशन देखने को मिलेगा, बटक थाई और एक तरीके से काफ का क्लोडिकेशन देखने को मिलेगा। लेकिन उसमें मेन जो याद रखना है इस तरीके से आर्टिक इलियक डिजीज में वो आपको याद रखना है लेरिच सिंड्रोम। ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो लेरिच सिंड्रोम में आपको याद रखना है वो आ सकते हैं। इसके कारण जो क्या है इलेक्ट्राइल डिस्फंक्शन डेवलप हो जाता है, जिससे क्या इम्पोर्टेंसी डेवलप हो जाती है। किसमें? मेल है इलेक्ट्राइल डिस्फंक्शन, जो किसको लीड करता है? हमारे इम्पोर्टेंसी को। तो ये लेरिचे सिंड्रोम जो होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो होता है वो इम्पोर्टेंसी को लोड करता है, मतलब इतनी इम्पोर्टेंसी डेवलप हो जाती है उसके अंदर जी। अब जैसे एम्बोलिक ऑक्लूजन की बात करके चले तो एम्बोलिज्म का मोस्ट कॉमन क्या रहता है हमारा? तो मोस्ट कॉमन कोड कभी भी डीप वेन थ्रोम्बोसिस करते हैं ना, वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए मोस्ट कॉमन कोड है। एम्बोलिज्म की जो मोस्ट कॉमन कोड होता है वो लेफ्ट एट्रियम में रहता है। या फिर इस तरीके से हम बात करते हैं इस तरीके से एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन की बात क्या रहता है हमारा म्यूरल थ्रोम्बोसिस, जो किसमें देखने को मिलता है हमारा इस तरीके से एमआई में। तो इस तरीके से दो मोस्ट कॉमन कोड मेन आपको याद रखना है वो इस तरह एट्रियल फिब्रिलेशन। ठीक है, अब ये क्या क्या अपने साथ मैनिफेस्टेशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे रेटाइना में होगा तो वो ब्लाइंडनेस क्रिएट करेगा, उसमें आएगा ब्रेन में स्ट्रोक क्रिएट करेगा। ये तो इस तरीके से इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसके कहाँ पे पहुँच रहा है, उसके आधार पर आपको मैनिफेस्टेशन करते हैं। याद रहा वो लोअर लिम्ब में देना है सर्जरी के नाम पे, तो आपको क्लाउडिकेशन देखने को मिलेगा इसे सिम्टम के नाम पे आपको। ये जैसे मसल्स के नाम पे क्या देखने को मिलता है आपको? मसल्स के नाम पे आपको इंटरमीडिएट क्लाउडिकेशन देखने को मिलता है। इसमें जो आपको याद रखना है इस तरीके से आपको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इस तरीके से एम्बोलिज्म का। इसमें जो आपको ट्रीटमेंट करना है वो एक तरीके से करेंगे। इस तरीके से आपको हाइपेरिन स्टार्ट करनी पड़ेगी इस तरीके से आरएस के नाम पे। क्या आईवी हेपेरिन देते हैं। ये तो बात हो गई आईवी हेपेरिन देने की। लेकिन क्या है इस तरीके से बहुत ज़्यादा तगड़ा एम्बुलेंस घुस गया इस तरीके से उसको निकालना भी तो जरूरी है। तो इस तरीके से हम बैलून कैथेटर यूज़ करते हैं। तो बैलून कैथेटर के लिए मैंने पढ़ा था कि इस तरीके से हम स्टंट वगैरह लगाते थे आर्टेरियल ऑक्लूजन के।
इसमें हम स्टंट वगैरह नहीं लगाते, इसमें क्या सीधे बस डालते हैं और निकाल देते हैं बैलून की सारा। तो उसके लिए अलग तरीके का सिस्टम यूज होता है, जिसे क्या कहते हैं, फोगेटी बैलून कैथेटर, फोगेटी बैलून कैथेटर। तो ये नाम आपसे पूछ सकता है। लाल लाल स्ट्रक्चर होते हैं, एकदम लॉन्ग टर्न वगैरह होता है, उसमें बलून से लगा होता है। ये आप क्या इंजर्ट करते हैं तरीके थ्रोम्बस वगैरह के बिल्कुल आगे तक पहुंच जाते हैं, पूरे उसके पीछे बैलून फंसाते हैं और पूरे थ्रोम्बस जो होता है, मतलब एम्बोलिज्म जो हो गया, उसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है। अब हम याद करते हैं इस तरीके से जो इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या आता है। इस तरीके से जो मोस्ट कॉमन सिम्टम जो आता है वो आता है हमारा इस तरीके से, क्या, इंटरमिटेड क्लॉटिकेशन। मसल्स में यदि इस तरीके से वो डेवलप हो रखा हो, क्या, इस तरीके से बड़े इस तरीके से बढ़ जाए। जिसकी बात करी जाए थोड़ा सा मैं बताऊँ तो इस तरीके से थ्रोम्बोएजेंडाइटिस ऑब्लिटरेंस भी कहते हैं। तो पहले इसकी बात कर लेता हूँ मैं, इंटरमिटेंट क्लॉटिकेशन की। इसकी ग्रेडिंग जो है, ग्रेडिंग ऑफ इसकी ग्रेडिंग होती है। ग्रेडिंग में कौन सी ग्रेड आती है, इसमें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आती है हमारी इस तरीके से ग्रेडिंग के नाम पे आता है बायोड क्लासिफिकेशन, आपको देखने को मिलता है। कौन सी यूज करते हैं, बोर्ड्स क्लासिफिकेशन, बोर्ड्स क्लासिफिकेशन। तो इसमें जो हमारे क्लास 1 जो होती है उसको क्या दिखाती है, इस तरीके से पेन होता है, इस तरीके से वॉकिंग पे। लेकिन क्या है कि इस तरीके से यदि आप जैसे मानिए चले नॉर्मल केस में आपने कहीं जिम करना स्टार्ट करा जैसे आज, तो आपको दर्द होगा। लेकिन क्या है, ऐसे हैबिचुएशन में आ जाएगा ना, जैसे पहले ऐसे कर रहे हैं तो पहले ऐसे में थोड़ा दर्द सा महसूस होता है, आलस सा आता है, लेकिन उसका क्या मज़ा आने लग जाता है। तो ये चीज़ है। तो इस तरीके से पेन जो होता है वो वॉकिंग में होता है, पर बट क्या होता है, ये डिक्रीज कर जाता है किसके संग, कंटिन्यूएशन के संग, डिक्रीज विद कंटिन्यूएशन में डिक्रीज कर जाता है। सेकंड जो आता है इस तरीके से वो हमारा पेन ऑन वॉकिंग रहता है। ठीक है। लेकिन क्या है कि आप वो डिक्रीज नहीं करता, ये पर पेन ऑन वॉकिंग होता है। लेकिन क्या है कि इस तरीके से कैन वॉक विद पेन, यानी कि पेन इतना ज़्यादा भी नहीं है कि वो इस तरीके से वॉक ही नहीं कर पा रहे। ठीक है। फिर ग्रेड 3 जो बात कही जाए ना, उसमें क्या आता है, मतलब ये तो फर्स्ट तो ऐसे आ गए, सेकंड का मतलब है माइल्ड पेन है, तो बहुत ज़्यादा पेन नहीं है। तो इसमें क्या, ग्रेड 3 जो आता है वो उसमें क्या होता है, इतनी पेन इतना ज़्यादा होता है, पेन फोर्सेस टू स्टॉप वॉकिंग। तो इस तरीके से आपको वॉकिंग स्टॉप करनी पड़ जाती है, इतना ज़्यादा पेन होता है। ग्रेड 3 में बात की जाए, ग्रेड 4 में बात करी जाए तो एक तरीके से आपको रेस्ट पे पेन होता है। तो रेस्ट पे यदि पेन हो रहा था, उसका मसल से क्या खास रिलेशन नहीं है, क्योंकि मसल का काम होता है यदि आप वॉकिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, तभी मसल का रोल है। इसमें जो उसका जो मेन करंट जो कहा जाता है वो आ जाता है हमारा क्यूटेनियस इस्चीमिया, मतलब कि कुटेन मतलब तरीके स्किन वगैरह में मैनिफेस्टेशन आ गई, इस तरीके से दर्द हो रहा है, कुछ ना कुछ घाव वगैरह बन गया, तभी तो इस तरीके से आपको रेस्ट पे भी पेन हो रहा है ना। मतलब मसल का इन्वॉल्वमेंट तो आपने कुछ करा ही नहीं, मसल के अंदर एक्टिविटी नहीं करी, तो पेन होना ही नहीं चाहिए था, नहीं तभी पेन हो रहा है। क्यूटेनियस इस्चीमिया डेवलप हो गया है उस कंडीशन में। तो ये तरीके से हमारा ये बॉयड्स ग्रेडिंग सिस्टम, बॉयड्स क्लासिफिकेशन होता है इस तरीके से इंटरमीडिएट क्लॉटिकेशन के लिए। तो इसमें मैं बताना चाहता हूँ, एक जो मैं अंदर करना चाहता हूँ इंटरमीडिएट क्लॉटिकेशन और एक और डिजीज के बीच में इस तरीके से, वो है हमारा न्यूरोजेनिक क्लॉटिकेशन। ये ठीक जो मैं बात करता हूँ, दूसरी चीज़ वो न्यूरोजेनिक क्लॉटिकेशन। न्यूरोजेनिक क्लॉटिकेशन जिसके कारण डेवलप होता है वो हम बात करते हैं, वो लंबर कैनाल स्टीनोसिस के कारण आता है। ये इसमें क्या है, देखिए पेन वेरीज करता आता है तरीके से पोस्चर के अनुसार। ये इसमें जो याद रखना है इस तरीके से, इसमें क्या है कि आर्टरी अक्लूजन हो रहे, तो इसमें पल्स आपको डिग्री मिलती है हमारे इंटरमीडिएट क्लॉटिकेशन में। ठीक है। इंटरमीडिएट क्लॉटिकेशन मैंने स्पेसिफिक टर्म यूज करी थी,
कि एक तरीके से अब ये क्या इंटरमीडिएट से ऐसा लगा कि बीच की है, कि ज़्यादा नहीं है कम है, ऐसा इंटरमीडिएट इसलिए नहीं बताया। इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन जो बताने के लिए जो स्पेसिफिक टर्म है कि न्यूरोजेनिक नहीं है एक तरीके से। एवरी जो नॉर्मल दर्द होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी दर्द हो जाता है, वो नहीं है। बाकी मेन तो आपको क्लॉडिकेशन में दो याद रखना है, इधर न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन और एक हमारे इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन। तो ये एक तरीके से ये बताने के लिए कि ये मसल के द्वारा ये आर्टरी सप्लाई की कमी है एक तरीके हो रही है, एक तरीके से इसको मसल्स को तो उस वर्ड सप्लाई कमी हो रही है, उसके कारण डेवलप हो रहा है, इसलिए हम इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन जैसा शब्द यूज करते हैं। इसका ये सीवियर नहीं है, मीडियम लेवल का, लो लेवल का, इससे कोई संबंध नहीं है इसका। ठीक है, ताना से में ये सीवियर भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, लॉन्ग बहुत वेरी सीवियर भी हो सकता है। जो हमारा बोर्ड्स क्लासिफिकेशन होता है तो उसके आधार पर डिपेंड करता है। न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन जो किसके कारण होता है, तो इतने तो लंबर कैनाल स्टीनोसिस के कारण हो रहा था। ये कॉज पता होना चाहिए आपको, जिसमें कोई ये ध्यान पता होना चाहिए कि तरीके से उसमें जो हम क्या करते हैं तरीके से पोस्चरल पे तरीके से कुछ भी चेंज कर देते हैं, उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है तरीके से। ये मतलब होने को तो आपको पैर में दर्द हो रहा है तो पैर में दर्द होता ही रहेगा ना, आपका पैर आगे कर लें पीछे कर लें। हाँ, ये हो सकता है कि तरीके से तो आपको मसल पैर दबाने के एक तरीके से आप एक्टिविटी वगैरह वीनस रिटर्न बढ़िया है। हाँ, वीनस रिटर्न में हो सकता है मसाज वगैरह करने यदि वीनस रिटर्न या दिक्कत आ रही है, लेकिन यदि उसमें यदि आर्टीरियल ऑक्लूजन है तो आपको कोई फ़ायदा नहीं देखने को मिलेगा, पेन और यदि रेस्ट में हो रहा है। हाँ, वीनस रिटर्न में मैं ये नहीं कह रहा कि फ़ायदा नहीं मिलेगा, आप मसाज वगैरह करेंगे या पर वो रिलीफ ज़्यादा इसलिए होता है कि वीनस आउटपुट बढ़ जाता है, उसी कारण आपको रिलीफ मिलता है, उसका आर्टरियल से कोई संबंध नहीं है। ये इसमें क्या है, आपको बेंडिंग कर रहे हैं फॉरवर्ड एक तरीके से, ये पेन कितना है एक तरीके से वेरी कर जाता है एक तरीके से पोस्चर के संग, एक तरीके से ये चाहिए किसमें एक तरीके से फॉरवर्ड बेंडिंग पे घट जाता है, कि मैं लिख रहा हूँ देख लेता हूँ। फिर आता है हमारे, और ये किसके आता है इसमें पल्स जो होती है, मेन जो फाइंडिंग आती है पल्स होती है वो नॉर्मल रहती है, ये सब एक करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है। बाकी में थोड़ा कन्फ्यूजन में आता है, लेकिन ये तो आपको पता चल जाएगा पल्स जो होती है वो नॉर्मल रहती है। तो इसलिए इसके इसमें भी आपको कम से कम इसका कोई बहुत ज़्यादा सीवियर पैर का दर्द का क्वेश्चन आए तो आपको बीपी पल्स वगैरह सब जगह नापने पड़ेंगे। भी हो सकता है इसमें न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन डेवलप हो रखा हो, ये यानी कि तरीके से मानसिक तौर पर इस तरीके से क्लॉडिकेशन डेवलप हो रखा है। हाँ, तो इसमें ये चीज़, तो इसमें जो आपको ये चीज़ मैंने पता कर ली। इसमें अब मैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो एक और दूसरी ग्रेडिंग बताना चाह रहा हूँ एक तरीके से, वो है एक तरीके से ABPI यानी कि एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स। एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स, इसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। तो ABPI के इसके में क्या होता है तरीके से, मैक्सिमम BP एंकल पे कितना आ रहा है बटे मैक्सिमम BP इन ब्रेकियल आर्टरी कितना। तो ये क्या होता है हमारा दूसरे इंडेक्स में देते हैं ABPI। ABPI किसको बताता है तरीके से, एंकल पे कितना आ रहा है पहले बटे एक तरीके से किस पे, एक तरीके से आर्म में कितना आ रहा है, इसको बताता है। अब ये आप कैसे डिसाइड करेंगे एक तरीके से, आप BP नाप के इसे हम पता लगा सकते हैं कि इस तरीके से, क्योंकि स्थिति कितनी ख़राब है कंपेरेटिवली। क्योंकि काफ़ी बार होता है इस तरीके से पेशेंट हाइपोवोलियम में तो उसको क्लॉडिकेशन तो डायग्नोसिस करेंगे नहीं, इसलिए क्या है कि हमें पल्स वगैरह जब भी नापनी होती है, कंपेयर करना होता है, तो कंपेरेटिवली देखना होता है कि इस तरीके से हाथ में दर्द नहीं हो रहा है, जैसे आदमी चल गया तो उसमें पैरों का ही काम हुआ है, तो हाथों का काम तो हुआ नहीं है। कोई कसरत करके भी आ गया हो तो एक अलग बात है, उसका एक तरीके उसमें काम हुआ है, तो उसमें यदि दर्द हो रहा है कोई, या फिर दर्द के नाम को यदि को हाथ पैर दोनों में दर्द हो रहा है तो बात अलग है, फिर तो नींद आ पाएगी। लेकिन याद रखा उसको पैर की हिस्ट्री लेके आते हैं, क्योंकि मैंने बताया था ये रात का एथेरोस्क्लेरोसिस हो या फिर मैंने बताया स्मॉल थ्रोमाइनाइटिस और ये इतनी मोस्ट कॉमनली लोअर लिम्ब को इन्वॉल्व करती हैं, इसलिए कोई पैथोलॉजी मिलेगी ज़्यादातर आपको लोअर लिम्ब में ही मिलेगी है। तो इसमें क्या रेंज रहती है इसकी, ये चीज़ पता होना चाहिए कि 0.9 से लेके 1.3 तक नॉर्मल रेंज रहती है इसकी ये। तो यदि मान के चले 0.19 से कम है, मान के चले तो क्या हो गया, क्लॉडिकेशन हो गया। इस तरीके से ब्लड प्रेशर, ब्लड पहुँच नहीं पा रहा है हमारा। क्लॉडिकेशन का मतलब ये कि हम दर्द को तभी डायग्नोसिस करेंगे जब इस तरीके से ब्लड ना पहुँचने के कारण एक तरीके से हो रखा हो, तो इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन है। यदि मान के चले इससे भी कम है, यानी कि इस तरीके से 9 से तो कम था, लेकिन मान के चले 5 से भी कम है,
नहीं 0.5 से भी कम है तो इस तरीके से उसको क्या था, इस तरीके से मैंने बताया था जो है वो रेस्टिंग पेन वाला तक वो पहुंच गया है मामला हमारा। ये यदि मान के चले उसको बहुत ही ज़्यादा कम है इस तरीके से, कितना हमारा 0.5 से भी यानी 0.3 से भी कम है मान के चले, या 0.4 भी यूज कर लिया था, 0.4 या 0.3 से भी कम है तो उसको क्या कहते हैं, तरह से क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया कहते हैं, क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया कहते हैं। तीसरे रेस्ट पेन की अलग ग्रेडिंग क्यों रखिएगा, मैंने बताया था रेस्ट पेन का मतलब क्या कि इतनी मसल तो इन्वॉल्व ही नहीं हुई ना, लेकिन क्या कि इसको क्लाउडिकेशन की रेट में ये कौन सा आदमी था ये बायोडे ने रख दिया तो हम कुछ कर नहीं सकते। बाकी होने को तो अब ये रेस्टिंग पेन तो हार ही नहीं चाहिए कि मसल का इन्वॉल्वमेंट बात करते हैं इंटरमीडिएट क्लाउडिकेशन में, तो ये ना बोर्ड्स क्लासिफिकेशन रख दिया तो रख दिया, हम कुछ नहीं करते थे इसको। तो ये चीज़ें तो इसलिए क्या होता है यदि इससे भी ज़्यादा क्रिटिकल लिमिट स्ट्रीम है, जिसमें 3 ज़्यादा जस्ट नीचे तो इंटरमीडिएट क्लाउडिकेशन है, उससे भी नीचे है तो क्या याद रखना है आपको, इस तरीके से रेस्टिंग पे यदि क्लाउडिकेशन वाली रेंडिंग चल रही थी, फिर आते हैं बहुत ज़्यादा फ्लो कम हो गया, इस तरीके से बहुत ही क्रिटिकल लिमिट सीमा हो रखा है। यदि फ्लो ज़्यादा हो गया मान के 1.4 जो रेंज है उससे ज़्यादा, उसका मतलब क्या मतलब है, उसका मतलब है एक तरीके से कैल्सिफिकेशन हो चुका है किसका, ब्लड वेसल्स का, किसके कारण, और डायबिटीज़ मेलाइटस। ये देख कैल्सिफिकेशन है किसमें मोस्ट कॉमन कौन क्या याद रखना है इसका, डायबिटीज़ मेलाइटस। क्यों, क्योंकि जो कैल्सिफाइड ब्लड वेसल जो होती हैं इसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा आता है, क्योंकि मैंने बताया था कि कैसे नापते थे ब्लड प्रेशर, आर्टरी को दबा के। अब मान के चला आर्टरी हो रखी है कैल्सिफाइड तो एक तरीके से वो तो दबेंगे ही नहीं ना, तो आर्टरी को दबाने के लिए फोर्स लगाया, आर्टरी हो रखी कैल्सिफाइड तब वो दबेंगे तो थी नहीं, हालांकि तो इसलिए हमारा बीपी था, हालांकि ब्लड फ्लो तो उतना ही है, ब्लड फ्लो ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो ब्लड प्रेशर है वो हमारा बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मिस गाइडलाइंस आती है तरीके से। कोई तरीके से ऐसा नहीं है कि ब्लड फ्लो ज़्यादा तेज हो गया, इसमें हाइपरटेंशन आ गई लोअर लिम्ब की, कोई हाइपरटेंशन आ गई तो तेरा अपर लिम्ब लोअर लिम्ब दोनों की आएगी ना, वो ऐसा तो है नहीं है। लेकिन क्या कि यदि मान लीजिए लोअर लिम्ब की कहीं स्पेशल कैल्सिफिकेशन हो गया है तो इस तरीके से बस वैल्यू ज़्यादा आ जाती है, उसको हाइपरटेंशन हम नापते हैं तो हाइपरटेंशन देखने मिलती है, ब्लड प्रेशर अभी ज़्यादा नहीं हुआ है। जैसे हर चीज़ के जो भी आप कर रहे हो उसे कुछ ना कुछ लिमिटेशन जरूर रहती है, तो उसी प्रकार की ये लिमिटेशन है, इसको हमने ये इंडेक्स में शामिल कर दिया कि इस तरीके से ये ज़्यादा आ रहा है तो हैरान होते जाना, वो भी कुछ ना कुछ उसके है हकीकत में, कि ये नहीं कि खाली नीचे ही जाएगा बाबू, ऊपर भी मिस ग्रेडिंग करके ऊपर भी जा सकता है हमारा। या नॉर्मल आपने हाइपरटेंशन प्रेशर के देखे वो तो इस तरीके से वो उसमें वेसल होती है वो कठोर मिलती है कंपेरेटिवली देखा ये। अब हम आते हैं और जैसे बर्जर डिजीज के बारे में, तो हम बर्जर डिजीज के ट्रीटमेंट की बात करेंगे। ये सब है। तो अब बर्जर डिजीज़ पे आते हैं, बर्जर डिजीज के ट्रीटमेंट पे आते हैं। जो मैं थोड़ा सा एक ABSS ABPI गाइडलाइन में मैं कुछ पॉइंट बताना चाह रहा हूँ। यदि ये हो सकता है रेशो नॉर्मल आ जाए, लेकिन तब भी ये कहे कि मतलब क्लाउडिकेशन पसंद है, न्यूरोजेनिक की अब हिस्ट्री नहीं लग रही, आपने पल्स नापा पल्स कम आई, लेकिन वो दोनों में ही कम आई थी, या फिर उसको नॉर्मल था, यानी कि तेरे पल्स जितनी कम होनी चाहिए थी कंपेरेटिवली उतनी कम नहीं हुई, लेकिन उसको तब भी कंट्रोल पेन होने लग रहा है। अपने हिस्ट्री चेक करेंगे तो क्रॉस मैच करेंगे तरीके उससे न्यूरोजेनिक वाले से, तो आपको कुछ न्यूरोजेनिक वाली फाइंडिंग नहीं मिली। तो अब हम क्या करेंगे, तो उसको क्या है कि इस तरीके से यानी कि सस्पेक्ट हो रहा है तरीके आर्टिकल डिजीज है, तो उसमें क्या करेंगे इस तरीके से हमको उसको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज कराएंगे। एक्सरसाइज कराने के बाद उसका चेक करेंगे, यदि इस तरीके से वो डिक्रीज कर गया इस तरीके से, ये क्या कहते हैं ABPI डिक्रीज करेगा, हमारा रेशियो डिक्रीज करना चाहिए, ये नहीं कि खाली बस ब्लड प्रेशर डिक्रीज करना, जो रेशियो यदि ये डिक्रीज कर गया मोर देन 20% आफ्टर एक्सरसाइज, तब भी हम किसमें एक तरीके से कंसीडर करेंगे उसको, एक तरीके से इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन या फिर एक तरीके कोई ना कोई आर्टेरियल डिजीज हो रखी है उसको कंफर्म करने के लिए।
क्योंकि ये हकीकत में इंडेक्स का यूज़ किया जाता है, क्योंकि हकीकत में आपको बीपी इंस्ट्रूमेंट हर जगह इन्वॉल्व है ना, वो लोकल से छोटी जगह जाए तो वहाँ पे इन्वॉल्व है। और ये डिजीज क्या है कि कॉमन डिजीज है, ऐसे कोई जेनेटिक डिजीज या कैंसर नहीं है इस तरीके से कि अब सीरियस सर्जन बैठेगा इसमें। अब हकीकत में नॉर्मल चीज़ें भी होती है, उसका ट्रीटमेंट काफ़ी बार क्या होता है, काफ़ी छोटी जगह भी इन्वॉल्व हो जाती है, जब काफ़ी छोटी जगह भी आसानी से किया जा सकता है इस तरीके से। काफ़ी इसमें मेहनत लगती नहीं है ट्रीटमेंट के नाम पे। तो हमने चाहते हैं कि हर केस को ऊपर भेजा है, छोटे मोटे लेवल पर भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है, तो इसलिए उसके डायग्नोसिस में हम यूज कर सकते हैं इसके लिए, इसलिए इसको महत्वता दी जाती है, क्योंकि ये आसानी से होगी होने को। तो इन्वेस्टिगेशन इसकी क्या है, इन्वेस्टिगेशन हम डुप्लेक्स स्कैन यूज़ करते हैं इसके वजह से। इन्वेस्टिगेशन चॉइस जो रहती है इसकी रहती है हमारी डुप्लेक्स स्कैन, जिसमें वो क्या देखने को मिलता है, डुप्लेक्स स्कैन में हमको क्या देखने को मिलता है, इस तरीके से हमको ट्राईफेजिक वेव देखने को मिलती है इस तरीके से। जो बात है ना इन्वेस्टिगेशन चॉइस क्या रहती है हमारी, इस डुप्लेक्स स्कैन रहती है, इसमें आपको देखने को मिलेगा, इसमें देखने को मिलेगा इस तरीके से आपको ट्राईफेजिक फ्लो देखने को मिलता है इस तरीके से, यानी कि इस तरीके से हरा ठंडा देखना यूँ हो जाता है इस तरीके से, हार्ट रेट की तरह चलता है इस तरीके से प्रॉपर। तो वो इस तरीके से आपको उसमें देखने को मिलेगा ये। लेकिन क्या है कि आपको हर जगह ज़रूरत नहीं होती इसकी, ये है। और जैसे मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल में बात कर रहे चलें इसकी वजह तो इसमें मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो पहली बात तो ये कि इस तरीके से इस बर्जर डिजीज़ की बात करूँ तो इसमें स्पेसिफिक मैं मेंशन करता हूँ ट्रीटमेंट ऑफ बर्जर डिजीज़। तो क्या है हमारा RX ऑफ किसका, बर्जर डिजीज़। तो RX ऑफ बर्जर डिजीज़ के बारे में बातचीत करें तो क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। तो पहली बात तो उसका रिस्क फैक्टर अपने आप में स्मोकिंग है, तो स्मोकिंग क्विट करने के लिए कहेंगे ये। या फिर हमारा क्या है इस तरीके से आपको वेसोडायलेटर से काम चलेगा, इस तरीके से वेसो कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना इसमें, तो एथरेक्स क्योंकि यहाँ पे कोई थ्रोम्बस तो बना नहीं है ना पर्टिकुलरली, वेसो कंस्ट्रक्शन ही है। तो इस तरीके से हम चाहते हैं कि यदि वो वेसो डायलेशन हो जाए तो वही बढ़िया है। इसके लिए उसके कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं हम वेसो डायलेशन के लिए, यहाँ पे इसमें कहते हैं पेंटॉक्सीफाइलिन और ज़ैंथेनॉल निकोटिनेट। पेंटॉक्सीफाइलिन और ज़ैंथेनॉल निकोटिनेट दो ड्रग यूज करते हैं वेसोडायलेटर्स के रूप में। फिर आती है हमारी इस तरीके से तीसरी ड्रग, इस तरीके तीसरी है जैसे हम क्या कहते हैं सबसे मेन जो आपको याद रखने के लिए ये है, किसी पे या फिर क्वेश्चन पूछेगा, वो आता है हमारा लंबर सिंपैथेक्टोमी, सिंपैथेटिक सिस्टम से समझ जाना है इस तरीके से। तो क्या है हमारा लंबर सिस्टम का सिंपैथेटिक सिस्टम उड़ा देंगे, क्यों, क्योंकि हमें रेस्टिंग पेन से आराम चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो गया, तो इसलिए हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम को ही उड़ा देंगे। तो ये सारा मेन जो यूज है वो किस लिए किया जाता है, इसलिए ये यूज किया जाता है क्योंकि हमें क्या चाहिए इस तरीके से ये रिलीज चाहिए क्यूटेनियस इस्कीमिया से। क्यूटेनियस इस्कीमिया से रिलीफ चाहिए। अब भले इसको इंटरमीडिएट क्लॉटिफिकेशन की ग्रेड में रख दिया गया था, मैं बता दिया था पहले, लेकिन ये रेस्टिंग पेन का भी अपने आप में ही अलग रोना है, ये उतना ज़्यादा रिलेट करता नहीं है इंटरमीडिएट क्लॉटिफिकेशन से है। तो अब ये हकीकत में जब उसको सिंपैथेटिक रिलीफ प्रदान कर रहा है तरीके से क्यूटेनियस इस्कीमिया से, तो हमें क्या प्रदान करता है कि इस जगह से इंटरमीडिएट क्लॉटिफिकेशन में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा, उसमें ये कोई फ़ायदा नहीं करेगा। तो पहले बात तो ये पता होना चाहिए किससे फ़ायदा करता है, क्यूटेनियस इस्कीमिया या फिर रेस्टिंग पेन जो होता है हमारा, उससे रिलीफ प्रदान करता है। इंटरमीडिएट क्लॉटिफिकेशन में कोई रोल नहीं है इसका, ठीक है। इससे हम करते ही कैसे हैं उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो इससे करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम L1 से लेके L4 की गैंग्लिया जो होते हैं इसको रिमूव कर देते हैं। ये यदि आप बायलेटरल कर रहे हैं, मान के चलिए एक लिम्ब में नहीं जाता जैसे यूजुअली जो यूनिलेटरल होगा, मान के चलिए आप बायलेटरल कर रहे हैं, जैसे कि इस तरीके से जो हमारा सिंड्रोम है जैसे बर्जर डिजीज जैसा सिंड्रोम हो गया हमारा, तो इस तरीके से तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको दोनों जगह आपको करना पड़ेगा ज़्यादातर आपको ये।
इसमें आपको बायलैटरल करना पड़ता है। तो बायलैटरल में इस तरीके से आप एट लीस्ट जो होता है इस तरीके से एक L1 सेगमेंट है वो प्रिजर्व करते हैं, L1 सेगमेंट प्रिजर्व करके रखते हैं। तो मानिए प्रिजर्व नहीं करेंगे, मानिए चले इफ वाट इफ की श्रेणी क्या करते हैं, वाट इफ इसे L1 रिमूव, यदि L1 रिमूव हो गया तो आपको क्या देखने में आया, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन देखने में मिलेगा, जिसके कारण क्या डेवलप हो जाएगा आपको, इनफर्टिलिटी। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये जो आपसे पूछा होता है वो आपसे यही पूछता है, देखिए इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये इसमें और क्या पता होना चाहिए, इस तरीके से आपको इसमें जो एक तरीके से हमने 3 चीज़ पता कर ली, इस तरीके से स्फिंक्टेरेक्टोमी। और मान के चलिए यदि इस तरीके से गैंग्रीन बन गया है, सबसे बड़ी बात है गैंग्रीन बन गया है किसी डिजीज में, तो इसके लिए भी मैनेजमेंट आता है। गैंग्रीन का मैनेजमेंट सुन ले तो आप, गैंग्रीन बन गया है हमारा, गैंग्रीन की बात करें, गैंग्रीन की बात कर ले, चलो गैंग्रीन की थोड़ी बहुत तो छोटे छोटे टॉपिक आ रहे हैं, उसकी बात करेंगे। गैंग्रीन की बात करें, गैंग्रीन 2 प्रकार के होते हैं हमारे एक तरीके से, ड्राई गैंग्रीन और होता है हमारा एक तरीके से वेट गैंग्रीन, ड्राई वर्सेस वेट। इस पर क्वेश्चन आ सकता है ड्राई गैंग्रीन पे एंटर करने का और वेट गैंग्रीन, जिसको मैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट मैंने उस समय करा था कि नहीं करा था मेरे पता नहीं, ये मैंने शायद पैथोलॉजी में कर दिया था, मुझे ध्यान है। तो उसमें चल मैं थोड़ा सा रिव्यू देता हूँ फटाफट। तो ड्राई गैंग्रीन में क्या होता है हमारा, आर्टेरियल ऑक्लूजन का होता है। वेट गैंग्रीन से होता है हमारा वीनस ऑक्लूजन के कारण होता है। ड्राई गैंग्रीन में जो कारण क्या होता है हमारा, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस देखने मिलता है, उसमें लिक्विड फेटोनेक्रोसिस तो नहीं था। ड्राई गैंग्रीन जो क्या होता है हमारा, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन्वॉल्व होता है, वेट गैंग्रीन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन्वॉल्व होता है। और ड्राई गैंग्रीन में जो होता है वो हमारा क्या होता है, लाइन ऑफ डिमार्केशन एक तरीके से प्रिजर्व रहती है, एक तरीके से सही ढंग के, उसमें क्या कहते हैं लाइन ऑफ डिमार्केशन प्रिजर्व नहीं रहती है। ये पोस्ट प्रोग्नोसिस का रहता है, हमारा वेट गैंग्रीन का पोस्ट प्रोग्नोसिस रहता है, बेचना होगा काफ़ी। तो अब इसमें आपको क्या याद है, ट्रीटमेंट हमने बातचीत नहीं करी थी इसका। ट्रीटमेंट के नाम पे हम जो यूज़ करते हैं वो करते हैं एम्पूटेशन। तो गैंग्रीन के जब भी यदि गैंग्रीन डेवलप हुए तो आर ज़्यादा हमारा सीधा एम्पूटेशन के बारे में। ये तो एम्पूटेशन में क्या करते हैं, एम्पूटेशन के नाम पे, तो एम्पूटेशन के नाम पे जो करते हैं तरीके से सीधे कि निकाल दो काट के, यही चीज़ होती है ना। तो हमने काट के निकाल दिया इस तरीके से, जो भी तरीके से मान के चलो सड़ गया है, और मान के चलो क्योंकि वो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस जो होता है वो ऊपर पहुंचता चला जाएगा। हालांकि ये वैसे मान के चला कोएगुलेटिव बहुत ज़्यादा हो गया तो आगे का और काम करेंगे, या फिर जैसे वेट गैंग्रीन है, हो सकता है उतना डिस्ट्रक्शन नहीं हो लेकिन उसको स्प्रेड होने की संभावना रहती है, पोस्ट प्रोग्नोसिस से होता है उसकी स्प्रेड होने की संभावना रहती है ऊपर की साइड। तो इसलिए हम वेट गैंग्रीन यदि तेज़ी से बढ़ रहा है उस केस में भी हम कंसीडर करते हैं कि इसको काट के निकाल ही दो। ठीक है, ये चीज़ समझिए। तो एम्पूटेशन वाला प्रोसीजर यूज किया जाता है इस तरीके से हमारे गैंग्रीन के केस में। ये इसमें गैंग्रीन के केस में ट्रीटमेंट के नाम पर हम 2 प्रकार के एम्पूटेशन दिखते हैं। एक तो होता है हमारा बेलोनी एम्पूटेशन, ये क्या होता है हमारा, एक तो बेलोनी किसकी की क्या कहते हैं तरीके से, देखिए रिकर इसमें बिलोनी कर रहे हैं तो इस तरीके से कुछ ना कुछ मूवमेंट जो होगी इस तरीके से वो प्रिजर्व रहेगी आदमी। बिलोनी करा तो आपने ये, और ऐसे कहते हैं ना एवं नहीं करा तो इसके लिए उसकी रिकरेंस तो कम हो जाएगी, वेट गैंग्रीन हुआ तो उसकी रिकरेंस तो बन जाएगी, लेकिन इस तरीके से कुछ जो सारे मूवमेंट्स वगैरह होंगे इस तरीके से चली जाएंगी। एवेव नहीं करने का जो मेन जो कारण होता है इस तरीके से वो होता है, तभी करते हैं हम, फीमोरल पल्स जो होती है हमारी वो अनपल्पेबल हो जाती है। ये चीज़ है। तो उसके अलावा हम और जो बात करेंगे कब करेंगे इसकी, वैसे कुछ खास इसमें बारे में जानने को है नहीं। ये तो ये गैंग्रीन के कारण बस एम्पूटेशन आपको ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस में रखना है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। फिर हम आते हैं इस तरीके से अगले टॉपिक पे, वो हमारा आर्टीरियल अल्सर।
आर्टीरियल अल्सर की बात करके चलें, उसके क्या कारण डेवलप होता है तो मैंने बता दिया। आर्टीरियल अल्सर क्या है, इस तरीके से हमारा ब्लड सप्लाई खत्म हो गया, आर्टीरियल अल्सर डेवलप हो गया है इस तरीके से। तो आर्टीरियल अल्सर जब भी डेवलप हो जाता है इस तरीके से, इसमें टिश्यू डेड होती है। और टिश्यू डेड के कारण क्या, किस प्रकार का अल्सर है पहली बात ये बताना चाहिए, पंच्ड आउट अल्सर है, पंच्ड आउट अल्सर। तो इसलिए अल्सर के हकीकत में अब 2 लेक्चर हो चुके हैं, बाउंड का जब चैप्टर करूँगा तो तीसरा भी हो जाएगा। वही पूछता है हकीकत में न्यूरोजेनिक वाला अल्सर जो होता है, मैं डायबिटीज मेलाइटिस है वो इसी जगह बता देता हूँ आपको। ये तो पहले तो इसको आर्टीरियल अल्सर को चर्चा कर लेते हैं। आर्टीरियल अल्सर की इधर तो पंच्ड आउट अल्सर हो रहा है, और एक तरीके से ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। इस तरीके से जैसे वो वाला जो अल्सर होता है ज़्यादातर वो पेनलेस होता है, जो न्यूरोपैथिक अल्सर की बात करते हैं वो ज़्यादा पेन उसमें होता नहीं है, जो अंदर के नाम पे आप पढ़ सकते हैं। ये उसमें क्या है, जो आपको आर्टरियल अक्लूजन वाले सिम्टम तो आएंगे। जैसे हम वीनस अल्सर में बात करते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिल रहा था ना आसपास की स्किन पे, को मिल रहा था। ये हमारा जो ऊपर जो वेरिकोस वेन उसमें भी देखने को मिलता है। तो इसमें भी क्या आपको देखने को मिला, क्या एक तरीके से आपको नॉन पल्सलेसनेस देखने को मिली, पल्सलेसनेस देखने को मिलेगी आसपास की स्किन में। और इसमें क्या हाइपर पिगमेंटेशन होता है उसमें, तो उससे आप इससे अंदर कर सकते हैं, जैसे शाइनी स्किन होती है, शाइनी स्किन देखने को मिलती है आपको किसमें, एक तरीके से आपको आर्टीरियल अल्सर में। ये ठीक है। तो इस प्रकार आप हिसाब लगा सकते हैं। शाइनी स्किन होते हैं, बिटल नील्स होते हैं, बिटल नील्स होते हैं देखने को। ये आपको लोकेशन आपसे पूछ सकता है कहाँ पे इस तरीके से आपको आर्टीरियल अल्सर देखने को मिलता है। तो आर्टीरियल अल्सर सारी वो जगह पे देखने को मिलता है जहाँ पे इस तरीके से आपको एक तरीके से न्यूरोजेनिक अल्सर जो होता है, वो न्यूरोपैथिक अल्सर होता है, वो देखने को मिल रहा था। तो एक लोकेशन है इस तरीके से टो के नीचे आपको खाली न्यूरोपैथिक अल्सर देखने को मिलता है। तो आर्टीरियल अल्सर कहाँ देखने को मिलता है बोल रहा है, आपको एंटीरियर शिन पे देखने मिल रहा है। इसमें तो हमको पता है ग्लिटर्स रीजन था, उसी पे देखने को मिल रहा था। इधर अब मीडियम मेल्यूलस वाला रीजन था, वहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये समझे एंटीरियर शिन पे देखने को मिलता है। तरीके से ये आपको मेल्यूलस के ऊपर देखने मिल जाता है, मेल्यूलस के ऊपर, मेल्यूलाई के ऊपर देखने को मिलता है, ओवर मेल्यूला। उसके अलावा हील के अंडर देखने को मिल जाता है ये। तो इस प्रकार हमने बात की थी आर्टीरियल अल्सर की। आर्टीरियल अल्सर की बात करते हैं तरीके से न्यूरोपैथिक अल्सर की। तो न्यूरोपैथिक अल्सर में भी ये सारे सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये जो आपको याद रखना है, इस तरीके से मेटाकार्पल और टो जो होता है इस तरीके से उसके ऊपर देखने को मिलता है। न्यूरोपैथिक अल्सर जो होता है हमारा, उसमें जो याद खास बात पता करने आपको, न्यूरोपैथिक अल्सर में जो याद रखना है इस तरीके से ओवर द ग्रेट टोप के नीचे देखने को मिलेगा, या टो जॉइंट के नीचे आपको देखने को मिलेगा। बाकी इतनी सारी लक्षण सेम रहती है, बस ये पेनफुल नहीं होता है कंपेरेटिवली, न्यूरोजेनिक लॉस हो चुका है उस जगह का। ये ट्रीटमेंट के नाम पर काम यूज़ करते हैं, उसके बाद बिस्गार्ड रेजिम यूज़ कर रहे थे तगड़ी, इसमें नॉर्मल ट्रीटमेंट आता है। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं तरीके से रीवेस्कुलराइजेशन कर सकते हैं तरीके से, वहाँ के रीवेस्कुलराइज अंडर वेस्कुलराइजेशन के कारण तो डिजीज हो रहे थे, रीवेस्कुलराइजेशन कर सकते हैं। या फिर आप क्या करेंगे तो एंटीबायोटिक अप्लाई करके डिब्राइडमेंट करेंगे, वो तरीके से पंच होता है, बहुत सारा टिश्यू है वो बाहर आ रहा है, जिससे एंटीबायोटिक प्लस डिब्राइडमेंट करते हैं। ये उसमें हम डिब्राइडमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस तरीके से 60 पेजेस चलती थी। ये अब आते हैं इस तरीके से अगली डिजीज पे, जिसका नाम है हमारा एट्रियल वेनस फिस्टुला। ये एट्रियल वेनस फिस्टुला के तरीके से मोस्ट कॉमन कॉज क्या करेंगे, इस तरीके से उसके 3 कॉज रहते हैं मोस्ट कॉमन। इस तरीके से कॉन्जेनिटल रहता है हमारा, इस तरीके से मोस्ट कॉमन। उसके अलावा क्या रहते हैं, इस तरीके से पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा रहता है, और उसके अलावा क्या रहता है हमारा इलेक्ट्रोजेनिक है, यानी कि तरह से कॉन्जेनिटल है इलेक्ट्रोजेनिक दोनों को मोस्ट कॉमन है। ताकि पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा है इसलिए हिस्ट्री में मिलेगा, बाकी इसलिए हिस्ट्री का कोई रोल नहीं है, इसलिए ये बताने के लिए कि आप हिस्ट्री से कुछ पता लगा नहीं सकते। ये तो उसमें आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा इस तरीके से, तो उसमें जो करना पड़ेगा इस तरीके से वो करना पड़ेगा आपको एक तरीके से आपको कि नापना पड़ेगा इस तरीके से। मेरे तरीके से थोड़ी बहुत चलो इस तरीके से थोड़ी बहुत चीज़ें आपको नापनी पड़ेगी। जैसे थोड़ा बहुत मैं बताना चाहूँ, एक तरीके से कुछ टाइप मिलते हैं इस तरीके से आपको ए बी मालफॉर्मेशन, ए बी तरीके से एट्रियल वेनस फिस्टुला के नाम पे। एक होते हैं हमारे ब्रेसिका कीमियो फिस्टुला, ब्रेसिका कीमियो फिस्टुला रेडियल आर्टरी और बेसिल सेफेलिक वेन के बीच में होता है।
और होता है स्नब बॉक्स फिस्टुला, या समझिए स्नब बॉक्स की तरह नोटिफिकेशन वो रेडियल आर्टरी रहती थी और उस तरीके से क्या कहते हैं सिफेलिक वेन रहती थी उसमें, तो फर्स्ट सिफेलिक वेन और रेडियल आर्टरी से पता लगा सकते हैं। ये इसमें जो आपको क्या याद रखना है, इस तरीके से ब्लड फ्लो जो होता है इस तरीके से आर्टरी में कैसा होता है, वो हाई प्रेशर जोन रहता है ब्लड फ्लो आर्टरी का, लेकिन जो हमारी वेन जो होती है उसमें लो प्रेशर जोन रहता है ब्लड फ्लो का। तो अब मान के चले जो आर्टरी और वेन्स आपस में जुड़ गई सीधे, अब कैपिलरी के नाम पे आगे जोड़ दी है, लेकिन यदि हम सीधे जोड़ दें तो उस तरीके से बहुत सी जगह से ब्लड फ्लो करेगा आर्टरी से वीनस सिस्टम की ओर। इसके कारण क्या होगा, हमारा आर्टरी जो ब्लड फ्लो है वो इतने कार्डियक में बहुत ज़्यादा मात्रा में आएगा पहुँचेगा कार्डियक में और ऐसे निकल जाएगा। यानी कि इधर हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा, लेकिन कार्ड का आउटपुट आपको हाई देखने को मिलेगा। अब ऐसा क्यों है, तो इसका कारण ये है क्योंकि मैंने बताया कि सामने कुछ ना कुछ होना चाहिए तभी तो आप अपनी पेमेंट छोड़ाएंगे। आपकी कमर मोटी नहीं है, इलास्टिक नहीं चौड़ेगी। यदि इलास्टिक चौड़ाने के लिए कमर मोटी भी तो नहीं चाहिए ना, अगर कमर ही पतली है तो इलास्टिक को जोड़ेगी। बस यही बात है। आपने क्या किया, इस तरीके से आर्टरी में इस तरीके से जो प्रेशर था वो इतने कम हो गया, वीनस में प्रेशर बढ़ गया। इस तरीके से जो प्रेशर था वीनस और आर्टरी में जब सेम ही हो गया, जो हार्ट हमारा वीनस से ब्लड लगा दम लगा के जो आर्टरी सप्लाई करता है उसका तो महत्व ही खत्म हो गया ना। जब पूरे शरीर को आर्टरी सप्लाई कर रही है तो फिर सिंपल सी बात है प्रेशर तो थ्रू आउट बॉडी में एक जैसा ही है ना। प्रेशर जो है वो आर्टरी वीनस में अंतर रहता है, तभी तो रोल रहता है हमारे हार्ट का। मान लीजिए आर्टरी और वीनस में प्रेशर यदि सेम ही हो जाएगा तो तभी तो हमारे हार्ट का तो रोल ही खत्म हो गया ना हमारे, है ना। तो इस कारण आपको ये चीज़ देखने को मिलती है, इस कारण ये तो ये तो स्क्रीन कार्ड का देखने को मिलता है, हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर देखने को मिलता है ये चीज़। और आपको क्या देखने को मिलता है, हाई पल्स प्रेशर। क्यों देखने को हाई पल्स प्रेशर, क्योंकि आपका जो वेसल्स है वो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन तो उसमें आया ही नहीं अभी तक कुछ भी, क्योंकि हमारा तो कार्डियक फेलियर है ना, तो सिंपैथेटिक फ्लो हुआ ही नहीं। सिंपैथेटिक फ्लो नहीं हुआ, उल्टी क्या हुआ, हमारा हार्ट का आउटपुट बढ़ गया, जिसका कारण हुआ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़े, लेकिन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर उसी लेवल पे नहीं पड़ा, जिसके कारण पल्स प्रेशर था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पल्स प्रेशर जब भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो मैंने बताई थी आयोटिक रीएजिटेशन में मैंने बताया था, और देखिए कि पाल्पेबल थ्रिल आपको देखने को मिलता है, थ्रिल पाल्पेबल थ्रिल यूज़ करते हैं सब, पाल्पेबल थ्रिल देखना है, पाल्पेटल मास देखने को मिल जाता है। ने जो मेन चीज़ इसमें जो याद रख रही है वो याद रखती है निकोलाडोनिली और ब्रैहम निकोलाडोनी। इसमें कोई याद क्या होता है, निकोलस जैक्सन। तो निकोलाडोनी याद रखना है। तो उसका क्या कारण है, वो क्या बताता है कि मान के चलो आप वो बंद कर देंगे इस तरीके से, आप उसको दबा देंगे तरीके से आर्टरी को, या तरीके से कैसे ऑक्लूजन कर देंगे, तो जो क्या कि उस तरीके से जो पल्स की जो वही तेरी मास की साइज हो रही थी वो घट जाएगी, इस तरीके थ्रिल जो आ रहा था वो घट जाएगा, वो बंद हो जाएगा। और उसके अलावा क्या हो जाएगा, इस तरीके से आर्टरी जो होगी वो नॉर्मलाइज हो जाएगी, आर्टरी जो होगी वो नॉर्मलाइज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ना तो वही तरीके से टिश्यू लेवल पे शॉक डेवलप हुआ है, ना एक तरीके से हमारे हार्ट की कोई दिक्कत डेवलप हुई है, बस हकीकत में हमारे आर्टरी या कुछ मूड से अलग था हमारी वेसल्स का, जिसके कारण ये चीज़ सिचुएशन डेवलप हुई है। तो आप उसे नॉर्मलाइज कर देंगे तो ये चीज़ है। पर नहीं तो जो मेन याद करना है वो हार्ट रेट वगैरह का याद रखनी रहेगी, तो उसमें लंबा चक्कर काटना पड़ेगा। तो आपको निकोलस जैसे निकोलस जैक्सन का याद है हमें, निकोलाडोनी से याद रख सकते हैं इस तरीके से इसके साइन को। ये इन्वेस्टिगेशन चॉइस क्या रहेगा, इस तरीके से एंजियोग्राफी रहती है ये। तो इस प्रकार हमारा ये टॉपिक था वो ख़त्म हो गया। अगले टॉपिक पर आते हैं। वो अगला टॉपिक आता है हमारा इस तरीके से रेनॉल्ड्स फिनोमेना।
रेनॉल्ड्स फिनोमेना क्या बताता है? तो रेनॉल्ड्स फिनोमेना बताता है एक तरीके से हमारे वो भी एक्लूजन को ही बताता है। सारी चीज़ में कवर नहीं कर रहा, थोड़ा सा आउटडोर फिनोमेना कवर नहीं करा कि इसको मैं कवर कराऊंगा बाद में, जब हम थोरेस पढ़ेंगे आगे चलिए तब कवर कराऊंगा इसको। तो इसमें जो है आपको याद रहना चाहिए तरीके से क्या है रेनॉल्ड्स फिनोमेना किस कारण देखने को मिलता है आपको। अक्लूजन जाता है किसके कारण, कोई भी स्टिमुलाई हो, कैसा स्टिमुलाई, या तो सर्दी वाला स्टिमुलाई हो, इमोशनल हो। बाकी मोस्ट कॉमनली आप याद रखें तो वाइब्रेटिंग टूल का यूज होता है, ड्रिलिंग मशीन यूज होती है, पूरे दिन ना वाइब्रेशन चलता रहता है, हाथ में तेरे ना वाइब्रेशन आ जाता है, तेरी हाथ नॉर्मल टाइम पे भी ऐसे रहते होंगे कि नहीं हो रहते होंगे पता नहीं। तो उसमें ये चीज़ डेवलप हो जाती है रेनॉल्ड्स फिनोमेना, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है। तो ज़्यादा से आप हिस्ट्री चेक करने वाली बात होती है तो आप जरूर हिस्ट्री चेक कर देंगे कि वो कहाँ काम कर रहा था, तो वाइब्रेटिंग वगैरह टूल्स वगैरह तो यूज नहीं कर रहा था है। इसमें क्या है आपको डेवलप होता है, सीक्वेंस में डेवलप होता है, सीक्वेंस याद रखना जरूरी है। सीक्वेंस में गलती मत कर देना, यदि गलती कर दी तो फिर तो पेपर गया पूरा आपका। सीक्वेंस जो होता है वो देखना होता है ब्रांचिंग। ब्रांचिंग का मतलब है तरीके से वाइटनेस आपको देखने को मिल रही है इस तरीके से फिंगर्स पे टोस पे वगैरह यहाँ पर डेवलप हुआ है। उसके बाद क्या देखने को मिलता है आपको साइनोसिस देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद क्या देखने को मिलेगा रेड से मिल जाएगी। अच्छा कारण पूछ सकते हैं कारण क्या क्या होते हैं। तो ब्रांचिंग जो मिल रहा है कारण जो होता है वो स्पाज्म डेवलप हो जाता है, जब भी स्टिमुलस आता है तो स्पाज्म डेवलप हो गया। हाँ देखिए वाइब्रेशन वगैरह करने के नाम दोबारा वाइब्रेशन शुरू करा, मैंने बंद कर दी, भैया तू तो हाथ कंपा देता है, मेरे तो ऐसे कर देता है, मैं तो तेरे हाथ को ही बंद कर दूँगी, सप्लाई बंद कर दूँगी। आर्टरी कहती है आदमी थे भैया तू काम करके बताया तू हाँ। इसलिए उसने क्या किया तेरी तो वाइटनेस आ गई क्योंकि तेरी बिल्कुल इतनी स्पाज्म डेवलप हो गया ये। उसमें जो हमारे उसके बाद क्या होता है कि आदमी आराम करता है कि कुछ ना कुछ तो कर नहीं सकता, फिर अब वो वाइब्रेशन करने वाला काम तो कहीं ऐसा हाथ ही काम नहीं कर रहा तो वो ये मशीन लेकर तो कहीं खड़ा होगा। तो इस तरीके से उसमें क्या है उसका दूसरी चीज़ जाती है हमारा इस तरीके से क्या साइनोसिस में। साइनोसिस पे क्या होता है इस तरीके से उसके अंदर आर्टरी सप्लाई जो होती है इस तरीके से वो क्या मतलब क्या क्या आर्टरी सप्लाई रिजॉल्व हो जाती है, लेकिन जो वीनस ड्रेनेज होता है वो अभी भी नहीं हुआ होता है। ठीक है। इसके कारण क्या आपको क्या देखने को मिलता है, आर्टरी सप्लाई रिलैक्स हो गई लेकिन वेन से रिलैक्स नहीं हुई। तो आर्टरी सप्लाई रिलैक्स होने के कारण जो है तो ब्लड की सप्लाई तो हो रही है लेकिन उसका ड्रेनेज नहीं हो रहा है। तो ड्रेनेज नहीं हो रहा आपका तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो कलेक्ट होने लग जाता है, जिससे कारण आपको ज़्यादा देखने को मिलता है आपको ब्लू वाली स्थिति देखने को मिल जाती है। ब्लू देखने को मिल रहा है ब्लू। फिर इसके बाद क्या होता है आपकी आर्टरी सप्लाई में भी रिजॉल्व हो गया, यानी इधर प्रॉपर फ्लो जो है वो स्टार्ट हो गया जिसका आपको रेडनेस देखने को मिल रही है। मोस्ट कॉमनली क्या होगा ये अब जो मसला ड्रिलिंग में हाथ से कम कर रहे हैं तो हाथ में डाला होगा, ये डालना ज़्यादातर होता है बट टोस पे क्योंकि तरीके से ड्रिलिंग कर रहे हैं तो आप हल्के में हवा में तो ड्रिलिंग करते नहीं, आप करते ज़मीन पे ही है ना। तो इसलिए टोप है तो कम सबसे ज़्यादा टोप ही आ रहा है ना, वो तो हाथ तो अभी करके हिला रहे हैं, ये टो तो सीधे ही वाइब्रेशन को हिलना है ना, कोई टोटो ऊपर नीचे होता नहीं है, जिसके कारण होता है यार वाइब्रेशन कहाँ महसूस होता है हमारे टोस में, ये फिंगर्स में होता है, वैसे टोस से सारा है नहीं, टोस भी संभावना रहेगी, फिंगर्स भी रहते हैं तरीके से ये। तो इस प्रकार वाला फिंगर से डायरेक्ट कनेक्टेड है तो फिंगर्स में सबसे ज़्यादा संभावना रहेगी इस तरीके से वाइब्रेशन के कारण रेनॉल्ड्स फिनोमेना डेवलप होने की। ये ट्रीटमेंट क्या रहेगा इसका ये पता होना चाहिए। ट्रीटमेंट जो रहता है हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर रहते हैं, इसमें क्या कहते हैं डिल्टियाजम यूज कर देते हैं और नेफिडिपिन यूज करते हैं। एटीवेनिस साइनोफोबिया का मैं ट्रीटमेंट बताया था क्या, हाँ ट्रीटमेंट में बताया था उसका तो तरीके से एम्बोलाइजेशन यूज कर सकते हैं, सर्जिकल लाइगेशन यूज कर देते हैं इसके ट्रीटमेंट में बात करते हैं तो इसलिए वो चीज़ होती है। यानी हमने या तो आर्टरी बंद कर दो या फिर एम्बोलाइजेशन कर दो या फिर सप्लाई बंद करनी है रेनॉल्ड्स फिनोमेना में। उसमें किस बनाया जाता है निकोलस जैसे होता है ये, ठीक है। तो इस प्रकार याद आप रख सकते हैं चीज़ों को। तो अब हमारा लास्ट के टॉपिक से स्टार्ट हो रहे हैं, तो लास्ट का ही टॉपिक चल रहा है वो है हमारा एन्यूरिज्म। बाकी होने को तो एक आध टॉपिक हमने और छोड़े हैं लेकिन वो
हकीकत में उतने जो है अनाटमी है तो डिस्कस लिए थे, सब क्लियर स्टील फिनोमेना हमने डिस्कस कर लिया था अनाटमी में, तो वो चीज़ हम इसमें यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ये तो एन्यूरिज्म क्या डेवलप होता है इस तरीके से, एन्यूरिज्म जो होता है इस तरीके से उसका जो सर्कमफेरेंस जो होता है हमारा इस तरीके से, या फिर इस तरीके से डायलेशन जो होता है इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लोकलाइज डायलेशन होगा, इस तरह नहीं पूरा ब्लड वेसल में डायलेशन हो, लोकलाइज डायलेशन होता है ब्लड वेसल का, जो कि इस तरीके से कम से कम 50% उसके साइज को इंक्रीज कर देता है। ठीक, यदि मान लीजिए 50% इंक्रीज नहीं हुआ, उससे कम हुआ तो क्या कहेंगे, इसमें बात करते ना क्या जैसे रेटिकुलर वेन कह रहे थे, वेरिकोस वेन होते, इसमें कहते हैं हम एक्टेसिया कहते हैं, ये तरीके से उतना डेवलप नहीं हुआ है। ये चीज़ इसमें जो आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट कॉमन जो है तो क्रम मैं कहता हूँ रट लीजिए, घोल के भी जाइए, कुछ भी करिए, लेकिन आपको याद रहना चाहिए तरीके से एन्यूरिज्म के डेवलप होने का क्या क्या क्रम रहता है, मतलब उसमें कोस्ट कॉमन होता है, फिर लोएस्ट कॉमन, उससे कम, उससे कम, उससे कम, एक क्रम आपको रटा हुआ होना चाहिए। तो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व रहता है हमारा सर्कल ऑफ विलिस को, ये उसके बाद क्या इन्वॉल्व करता है हमारा इंफ्रारीनल आयोटा को, ये उसके बाद किसको इन्वॉल्व करता है हमारे इलियक वेसल्स को इन्वॉल्व करता है, फिर किसको इन्वॉल्व करता है हमारे पोप्लेटियल आर्टरी को, फिर उसके बाद क्या करता है हमारा फीमोरल आर्टरी को इन्वॉल्व करता है, और उसके बाद किसको इन्वॉल्व करता है, उतना ही काफ़ी है। इसमें जो आपको पता होना चाहिए कि सबसे मोस्ट कॉमन लोकेशन क्या है, सीलर लोबस, मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा क्रेनियल लोकेशन क्या है हमारे, ये इंफ्रारेनल आयोटा। एक बार मुझे ध्यान है शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, मेरे पेपर में तो नहीं है, उसमें क्वेश्चन दे रखा था, ये पैथोलॉजी वालों के लिए पता होना चाहिए, टॉपिक पैथोलॉजी आप पढ़ रहे हैं तो तब भी आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, रेनॉल्ड फिनोमेना, ये सारी मैंने पैथोलॉजी में भी देखी थी पर्टिकुलर। अब मैं थोड़ा सर्जरी के आधार पर पढ़ा रहा हूँ, चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ, ये तो इसलिए ये मत कर लेना कि पैथोलॉजी वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पैथोलॉजी में क्वेश्चन आता है, तो उसमें जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि इस तरीके से उसकी जो है इस तरीके से क्या हुआ हमारे कि मोस्ट कॉमन लोकेशन क्या है हमारे एन्यूरिज्म की। अब मैं उस समय भोला आदमी था, मैं एन्यूरिज्म और एथेरोस्क्लेरोसिस की मोस्ट कॉमन लोकेशन सेम ये समझता था, तो उसके कारण मैंने जो उसको सस्पेक्ट करा किसमें एक तरीके से उसमें एब्डोमिनल आयोटा को सस्पेक्ट कर लिया, हालांकि सर्कल ऑफ विलिस ऑप्शन में था ही नहीं, तो इसलिए मेरा सही जाना चाहिए था, लेकिन उस एक तक पे आके मैं कंफ्यूज हो गया, उसने दो ऑप्शन दे दिए, सुपराइनल आयोटा और एब्डोमिनल आयोटा। अब मैं ये आखिर में ये दो ऑप्शन देखे मुझे पता लगेगा इन दोनों से ये होगा, लेकिन वो मैं ऑप्शन नहीं कर पाया, और नहीं करने से क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे को सुनाया था कुछ। हाँ, तो ये चीज़ है, तो उसमें थोड़ा सा को पता होना चाहिए, ये ऐसे क्वेश्चन आप फैंसी क्वेश्चन आप सेकेंड ईयर में सही करेंगे पर्टिकुलरली। अब हमने को तो मैं ये क्वेश्चन एक आधो का ही आता है, लेकिन क्या आप फैंसी क्वेश्चन सही करेंगे, आप उनको पढ़ेंगे कंफर्टेबली, तो आपका एक तो फोर्थ ईयर आप कॉन्फिडेंस लेके आएंगे पर्टिकुलर कि आपका एक तरीके से आप फोर्थ ईयर में बाकी जो है आपको सिलेबस में इतना ज़्यादा रहता है पर्टिकुलर कि या तो आप कोर्स ख़त्म कर लीजिए या फिर इंजॉय कर लीजिए। और इन्जॉय का मतलब ये नहीं कि घूमने घूमने या ना, कोर्स को भी इन्जॉय करना होता है। होने को तो मैं भी कोई इन्जॉय करने ना मैं घूमने जाता, ये जो मैंने सिस्टम स्टार्ट करा यूट्यूब चैनल पर टाइम पास के लिए स्टार्ट करा, तो इसको भी हम इन्जॉय कर रहे हैं, मैं भी इन्जॉय कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आफत वगैरह आ रही है मुझे बनाने में, कि मैं होने को तो कल ही छोड़ दूँ क्योंकि मेरे को पैसे तो मिल रहे हैं इससे। तो ये चीज़ है, लेकिन इन्जॉयमेंट होना ज़रूरी है, लाइफ में इन्जॉयमेंट ज़रूरी है। तो ये चीज़ है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन के जवाब देना। मोस्ट कॉमन कौन सी लोकेशन होगी इस तरीके से एस्ट्राक्रेनियल में, एब्डोमिनल इंफ्रारेनल एब्डोमिनल आयोटा। और मोस्ट कॉमन आपसे पूछता है इस तरीके से पेरिफेरल आर्टरी कौन सी रहेगी इन्वॉल्व, तो एब्डोमिनल आर्टरी तो पेरिफेरल आर्टरी रहती नहीं है, वो सेंट्रल आर्टरी है ना, हाँ सेंट्रल और सेंट्रल नर्वस। तो पेरिफेरल आर्टरी तो उसमें आपका से जाइए आपकी पोप्लेटियल आर्टरी होगी, इलियक आर्टरी भी इस तरीके से सेंट्रल आर्टरियों में आती है, तो इसलिए पोप्लेटियल आर्टरी रहती है। ये आपसे ये क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकता है वो मैं बता देता हूँ, वो आपसे पूछ सकता है आपके माइकोइड एन्यूरिज्म, माइकोटिक एन्यूरिज्म, इस पर क्वेश्चन पूछता है। माइकोटिक एन्यूरिज्म में जो मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व होती है वो आ रही रहती है फीमोरल आर्टरी, ये पता होना चाहिए अब तो। और उसमें जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म जो इन्वॉल्व होता है वो हमारा रहता है स्टेफ ऑरियस। इस पर ये दो ही क्वेश्चन आते हैं और कोई क्वेश्चन नहीं देखा नहीं आपसे कभी, ये चाहिए ठीक है। तो अभी ये चीज़ है, अब आपसे वेसल वाली वेसल्स की केस में पूछा जाता है, वेसल में कौन सा इन्वॉल्व होता है, हमारे स्प्लेनिक आर्टरी इन्वॉल्व होती है हमारे देखिए एन्यूरिज्म में, स्प्लेनिक आर्टरी, तो इससे आप लास्ट लिख सकते हैं स्प्लेनिक आर्टरी इन्वॉल्व रहती है। ठीक, आप क्या है तरीके से आपके इसमें एब्डोमिनल आयोटा के केस में यदि एन्यूरिज्म डेवलप हो गया है तो आप क्या सर्जरी करना प्रेफर करते हैं ज़्यादातर केस में। ये
तो अब सर्जरी करने के लिए आप उसके इंडिकेशन क्या रहेंगे क्रिटिकल डायमीटर के? तो इंडिकेशन यदि मान के चले, यदि एब्डोमिनल आयोटा के केस में बता दो, मोस्ट कॉमन जैसे कोई पूछता है वो रहता है हमारा 5.5 सेंटीमीटर। एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ, कोई एम्स में पूछा गया था, उसमें आपको ये डायमीटर से ही बताने थे सारे के सारे। तो उसमें एक तरीके से एब्डोमिनल आयोटा का डायमीटर था, तो उसमें पूछा एक तरीके से क्या था हमारे डिसेंडिंग थोरेसिक आयोटा का डायमीटर। तो डिसेंडिंग थोरेसिक आयोटा का डायमीटर क्या रहता है हमारा, एक तरीके से मोर देन 6.5 वाला सिस्टम रहता है उसका, डिसेंडेड थोरेसिक आयोटा वाले सिस्टम में, ठीक है। और इसके अलावा क्या किस में रहता है हमारा, यदि मानिए मार्फन सिंड्रोम है तो उसके लिए ये रहेगा। और इलियक आर्टरी के लिए पूछ सकता है, ये भी सेंट्रल आर्टरी है तो इनके लिए पूछ सकता है, और भी मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व हो रही है ये तरीके से इलियक आर्टरी इन्वॉल्व हो रही है। उसके अलावा क्या 3.5 सेंटीमीटर इतना साइज यदि इंक्रीज हो जाता है। और पॉपुलेटल आर्टरी के लिए भी पूछता है, पॉपुलेटल और फिमोरल बताई थे, उसके लिए क्या रहता है हमारा 2 सेंटीमीटर वाला मार्जिन रहता है यदि सर्जरी करनी है तो। हालांकि इतना नीचे तो जाएगा नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर याद रखना है ना। इस तरीके से थोरेसिक आयोटा इन पर कहते हैं एब्डोमिनल आयोटा, और क्या क्या याद करते हैं इस तरीके से आपका हो गया इस तरीके से। हाँ, आयोटा में थोरेसिक आयोटा एब्डोमिनल आयोटा हटाया जाइए, थोरेसिक आयोटा एब्डोमिनल आयोटा आपका ले लिया। एक तरीके से कौन सा हमारा इलियक वेसल के अंदर रहता है हमारा 3.5, उसका क्या रहता है हमारा 2 सेंटीमीटर का रहता है रेशियो। तो ये इस प्रकार आप पता लगा सकते हैं। तो जैसे ट्रू एन्यूरिज्म जो होता है तरीके पहले होता है, ये पूछ सकता है एन्यूरिज्म के टाइप कितने होते हैं। चलो इस पर सीधे टाइप पाया था, सर्जरी पे आ जाएंगे सीधे, आपको बाकी से टाइप पूछ सकता है, टाइप कितने रहते हैं हमारे। ट्रू एन्यूरिज्म होता है, ट्रू एन्यूरिज्म का मतलब क्या है कि तीनों के तीनों लेयर इन्वॉल्व है चौड़ाई होने में, ठीक है, जैसे तीनों के तीनों लेयर इन्वॉल्व हो रही है। तो सीडो एन्यूरिज्म कौन से क्या होता है जिसमें क्या है तरीके से हमारा क्या तीनों के तीनों लेयर है वो इन्वॉल्व नहीं हो रखी हैं। ये एक जो आपसे पूछ सकता है वो आता है डिसेक्शन एन्यूरिज्म, क्या आयोटिक डिसेक्शन भी कह देते हैं। तो आयोटिक डिसेक्शन या डिसेक्शन एन्यूरिज्म में क्या होता है कि लगता है बाहर से देखने पे कि एन्यूरिज्म है लेकिन नहीं है। उसका क्या कारण है, क्या को एन्यूरिज्म कैसे पहचानेंगे, क्योंकि होने को तो पूरी ब्लड प्रेशर तो डायलेट होते नहीं, एक छोटा सा डायलेट होता है। तो उसमें क्या एक तरीके से थोड़ा सा ट्यूमर सा बन गया, एक तरीके से मांस मिल गया आपको आर्टरी के से निकलता हुआ, आर्टरी के एक निश्चित एरिया में बड़ा सा मांस देखने को मिल गया, तो आप पहचान जाते हैं। तो अब का आप मिसलीडिंग कैसे कर जाते हैं, क्योंकि इस तरीके से वो डेवलप इस कारण नहीं हुआ कि इस तरीके से कि उसको वह वो जिसकी चौड़ाई बढ़ गई उस कारण डेवलप हुआ कि इस तरीके से उसके अंदर ब्लीडिंग हुई थी, जिसके कारण क्या था हमारे टुकनी का जो मीडियल लेयर जो होती है उस पर क्या ब्लड का एक्यूमुलेशन हुआ, और वो क्या तरीके से हिस्सा क्या वो फूल गया कंपेरेटिवली। तो जिसका वो हिस्सा फूल गया तो क्या डेवलप हो गया हमारा इस तरीके से एन्यूरिज्म ये डेवलप हुआ, जिसे क्या करते हैं इसे आयोटिक डिसेक्शन कहते हैं। ये तो ये चीज़ें तो इस प्रकार कहते हैं डिसेक्शन एन्यूरिज्म सीडो एन्यूरिज्म, ये है टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए आपको ये। तो अब इसमें आपके 2 टाइप और पूछ सकता है एन्यूरिज्म के नाम पे। तो एन्यूरिज्म के नाम पे 2 टाइप रहते हैं हमारी, एक होता है हमारा सेक्युलर एन्यूरिज्म और एक होता है हमारा कौन सा, एक तरीके से हो गया हमारा फ्यूजिफॉर्म एन्यूरिज्म। कि मतलब तरीके से पैथोलॉजी वाला टॉपिक चल रहा भी था तो हमारा, तो फ्यूजिफॉर्म एन्यूरिज्म किस कारण डेवलप होता है, फ्यूजिफॉर्म किस कारण में, किसमें होता है क्या, तो वो एक तरीके से पूरी जो सर्कमफेरेंस जो होती है ये तरीके से जहाँ पर डायलेशन है पूरी सर्कमफेरेंस डायलेशन होती है, यानी कि एक डायरेक्शन से को डायलेशन देखने मिला। सेक्युलर एन्यूरिज्म में क्या है कोई एक डायरेक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब हम आते हैं मेन जो टॉपिक हमारा एब्डोमिनल आयोटा एन्यूरिज्म पे। मोस्ट कॉमन क्या होगा एब्डोमिनल आयोटा, इन्फेरियन आयोटा भी बताई जाती है। तो ये चीज़ है इसमें मोस्ट कॉमन कॉज क्या रहता है ये पूछता है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस रहता है, इसलिए मैं कंफ्यूज कर जाता हूँ क्योंकि हकीकत में एथेरोस्क्लेरोसिस का मेन लोकेशन ये रहती है, उसके कारण मोस्ट कॉमन कॉज यही हुआ। लेकिन मोस्ट कॉमन क्या है हमारा सर्कुलर विलिसिस को याद रख लेना। तो ये मैं अभी सेकेंड ईयर में सोचता था क्योंकि इस समय क्या किताब मेरे पास नोट्स होते नहीं थे, तो किताब से पढ़ता था, चीज़ें मिलती थी नहीं मिलती थी काफ़ी बार ये चीज़ें। तो उसके अलावा ये क्या टॉपिक में लोग ध्यान नहीं देते, काफ़ी बार फटाफट पढ़ने वाली चीज़ें होती थी। मुझे मैं अच्छे तरीके से पढ़ता था इसलिए मुझे अभी तक याद है ये चीज़ें। तो ये चीज़ें हैं, तो अब ये क्या है याद होगी इस तरीके से अब आती हैं। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या रहेगी इस तरीके से, क्या तरीके जी जगह फूल रही तो सबसे ज़्यादा क्या करेगा फटने वाला, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन यही रहेगा,
ये ऐसे ट्रायड पूछ सकता है इस तरीके से। इसमें क्या रहता है को पल्सेटाइल एब्डोमिनल मास देखने को मिल जाता है। और उसके अलावा क्या देखने को मिलता है इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, इस तरीके से आपको फ्लैंक पेन देखने को मिल रहा है, बैक पे जो रेडिएट हो रहा है, और उसके अलावा शॉक देखने को मिल जाता है यदि इस तरीके से ब्लड लॉस होगा बहुत ज़्यादा तो। अब तो इसलिए आप लिख सकते हैं कि एन्यूरिज्म एब्डोमिनल आयोटा एन्यूरिज्म ट्रायड आता है। ट्रायड में क्या देखने को मिल रहा है आपको, ये शॉक देखने को मिल रहा है, ये 1/3 केस में ही होता है लोग तो। उसके अलावा क्या देखने को मिल रहा है इस तरीके से मिड एब्डोमिनल पेन देखने को मिल रहा है ये। उसके अलावा क्या मिल रहा है पल्सेटाइल मास देखने को मिल रहा है ये। इन्वेस्टिगेशन क्या रहेगी इसकी, इन्वेस्टिगेशन रहेगी वो हमारी इन्वेस्टिगेशन के नाम पर एक्सेल क्लासिफिकेशन देखने मिले, इसे हम एक्सरे करें। ये मोस्ट कॉमन पॉइंट है, ये मैं सेकंड ईयर में बहुत बार मैंने याद करा है इसको। ये है मतलब काफ़ी बार टॉपिक जो होता है वो सेकंड ईयर के चल रहे हैं, यदि आपने सेकंड ईयर पढ़ी है तो आपको इसकी समझ में आ रहेगी। तो ये एक्सेल क्लासिफिकेशन है। फिर हम आते हैं सर्जरिकल एक्सपर्ट पे। सर्जिकल एक्सपर्ट पे बात की तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या रहेगी इसकी, वो रहेगी हमारी तरीके से USG। ये यदि आप स्क्रीनिंग के एक्सपर्ट देखें, लेकिन यदि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या रहेगी, यदि आप प्लानिंग फॉर रिपेयर की भी प्लानिंग कर रहे हैं तो वो रहेगी हमारी CT स्कैन। लेकिन यदि आप क्या याद करते हैं, यदि ये कि आप रीनल फेलियर में कर रहे हैं सेम चीज़ है, तो उसमें आपकी इन्वेस्टिगेशन चॉइस क्या रह जाएगी, वो हो जाएगी हमारे तरीके से MRI। ये हो गया ये चीज़। तो सर्जरी के इंडिकेशन में बता दें कि 5.5 से ज़्यादा हो तो सर्जरी करेंगे। यदि एटिपिकल भी हो रखा हो तब भी हम करेंगे। एटिपिकल का मतलब है स्यूडो एन्यूरिज्म में बड़ा हो गया, डायसेक्सिक एन्यूरिज्म हुआ, या सेकुलर एन्यूरिज्म जो होता है उसको भी इसी में कंसीडर करते हैं क्योंकि वो उसमें भी एक ही साइड पे बढ़ रहा है ये। या फिर रेट ऑफ एक्सपेंशन है वो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, हमारी एक ईयर के अंदर यानी बहुत तेज़ी से एक्सपेंड कर रहा है। मैनेजमेंट के नाम पे हम एक ही याद करते हैं, डेक्रोन ग्राफ्ट रिपेयर मैटर यूज करते हैं, जिसमें हम इस तरीके से ग्राफ्ट लगाते हैं, इस तरीके से प्रॉपर नई की नई वेसल क्रिएट कर देते हैं वेसल के अंदर, जिसके कारण करके वो हमारा ज़्यादा चौड़ेगा नहीं, मतलब इस तरीके से। अब जिसमें ब्लड आएगा प्रेशर डालेगा तभी तो चौड़ेगा ना, और हमने ब्लड तो इस तरीके से इस प्रकार डाल दिया इस तरीके से, उसके पाइप के अंदर एक और पाइप लगा दे, पाइप के अंदर एक और पाइप लगाने से क्या होगी, इतनी ब्लड वेसल ब्लड उसी के अंदर जा रहा है, पाइप से ही टकरा रहा है, वो आर्टिफिशियल पाइप तो एक्सपेंड करेगा नहीं। अब वही अपने कुछ ढीला वाला पाइप लगा दिया लगवाते, लेकिन वो पाइप एक्सपेंड नहीं कर देगा। मतलब अब हकीकत में इतना तो आपको प्रिकॉशन करना पड़ता है, इतना तो ट्रस्ट करते थे मेडिकल सिस्टम में कि यहाँ पे तो खराब ही नहीं आएगी कि पाइप ही एक्सपेंड करने लग गया। तो ये चीज़ है, तो इस प्रकार आपने दूसरा पाइप लगा दिए जिसके कारण क्या नॉर्मल इतनी ब्लड फ्लो हो रहा है, कोई दिक्कत आपको नहीं महसूस हो रही है। इसको लगाने के 2 प्रोसीजर हो सकते हैं आपके। एक तो वो 2 पूछ सकता है आपको EV क्या होगा हमारा, तो क्या EVAR पूछता है इस तरीके से, एंडोवेस्कुलर एन्यूरिज्म रिपेयर, या फिर ओपन मेथड होता है जिसमें आपको ट्रांसपेरिटोनियल रूट जो कि इस तरीके से मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं, रूट और पेरिटोनियल यूज़ करते हैं इस तरीके से, जिसमें एक तरीके हॉर्सशू किडनी हो वगैरह हो, या इस तरीके से जिसमें इस तरीके से आपको नीचे ऊपर से नीचे पहुँचने, यानी कि इस तरीके से आपको ऊपर से नीचे पहुँचने में दिक्कत हो रखी हो इस तरीके से, उसी केस में हम इतनी रेट्रोपेरिटोनियल अप्रोच यूज करें, वरना ट्रांसपेरिटोनियल अप्रोच करते हैं। अब ट्रांसपेरिटोनियल अप्रोच हमने यूज़ करी तो इस तरीके से एब्डोमिनल आइटम तक पहुँचना भी तो जरूरी है, तो उसमें हम क्या होते हैं मेटेक्स प्रोसीजर यूज करते हैं इस तरीके से। मेटेक्स मनूवर में क्या करते हैं इस तरीके से, जो भी होता है हमारा राइट साइड में स्ट्रक्चर यूज होती है उसको हम क्या मीडियली रोटेट करके इस तरीके से आपको पहुँच जाते हैं, और वहाँ पर इस तरीके जो सर्जरी करनी होती है EVAR वाला प्रोसीजर हुआ, इस तरीके आपको ओपन प्रोसीजर हुआ, दोनों से हम इस तरीके से कर देते हैं इसके काम हमारे। तो हमारे पास काम करने से बदलाव है ये। आपसे पूछ सकता है मोस्ट कॉमन मोर्टेलिटी क्या होती है यदि आप रिपेयर का काम कर रहे हैं, तो रिपेयर का जो काम है तेरी मोस्ट कॉमन मोर्टेलिटी इस तरीके से वो रहती है हमारे MI। क्यों? क्योंकि इस तरीके से इसमें आपको हकीकत में एन्यूरिज्म डेवलप हुआ है एब्डोमिनल आइटम में, उसका कुछ एथेरोस्क्लेरोसिस रहा है, हो सकता है कि उसको आजकल के मायोकार्डियल इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है, ये जो कुंभा में ये चीज़, तो उसके ये होती है। उसके अलावा रीनल फेलियर डेवलप हो जाता है, यदि आपको MI नहीं है तो उसके बाद आपको रीनल फेलियर आपको डेवलप देखने को मिलता है। रीनल फेलियर तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या रहता है हमारे डेथ का, इतने एन्यूरिज्म रिपेयर में तो MI रहता है, उसके बाद आपका रीनल फेलियर रहता है ये। इसमें जो आपका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलती है इस तरीके से, तो मैं होता है रीनल फेलियर MI और कहता है
रीनल फेलियर ये चीज़ हुई। उसके बाद क्या होता है, क्या देखने में मिलता है, कोई ब्लीडिंग हुई। उसके अलावा क्या देखने में मिलता है आपको, ग्राफ्ट लीक हो सकता है। इधर लीक वाली घटना हो सकती है, इधर डिस्टेंस वाली घटना कम हो सकती है, ग्लिप वाली घटना होनी है। इधर उसमें से ब्लड लीक करने लगा, हालांकि उसका कॉन्सिक्वेंस ज़्यादा नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि वो एब्डोमिनल तो हमने जो वेसल बोला अभी तो निकाली नहीं ना उसके ऊपर की, तो इस तरीके से वो रहेगा तो उसी एरिया में, इसके कारण आपको लीक हाई है कि तरीके से वो और डिस्टेंस करने लग जाएगा ये चीज़ें, लेकिन समान काफ़ी कम है इससे। तो आपको ये जो देखने में सकता है वो पेरा पेरी ऐसे देखने में मिल रहा है ये। तो उसमें पैरापेरेसिस क्या होता है इस तरीके से, जिसमें क्या है इस तरीके से आपको ये आर्टरी ऑफ एडेनक्विक इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि हमारे एंटीरियर स्पाइन को सप्लाई कर रही थी। पैरापेरेसिस क्या होता है, इस तरीके से पैरालाइसिस हो सकता है आपको डेवलप हो जाए, क्योंकि इस तरीके जो स्पाइनल आर्टरी थी उसकी सप्लाई आपने खत्म कर दी, तो स्पाइन की सप्लाई खत्म हुई, तो वही तो स्पाइनल कॉर्ड वगैरह सब चीज़ें इस तरीके से उससे आपको डेवलप हो सकता है। ये है जो इस प्रकार आपकी चीज़ें हैं। अब हम आते हैं इस तरीके से थोड़ा सा क्लासिफिकेशन पे, थोरैको एब्डोमिनल एन्यूरिज्म के। ये आपसे पूछ सकता है, नहीं पूछेगा वैसे मेरे हिसाब से, तो क्योंकि थोड़ा सा याद रहे ना। तो थोरैको एब्डोमिनल एन्यूरिज्म की कीवर्ड क्लासिफिकेशन होती है, क्लास 4 क्लासिफिकेशन। अगर क्या कहता है, क्लास 4 क्लासिफिकेशन होता है, उसके टाइप बताता है। टाइप 1 क्या होता है, टाइप 1 जो होता है वो बताता है इस तरीके से हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन से इस तरीके से एन्यूरिज्म कहाँ तक रहा हमारे इस तरीके से, वो रहा हमारे इस तरीके से रीनल आर्टरी तक। ये कौन सा हो गया हमारा, टाइप 1 हो गया ये। फिर हमारा होता है हमारा, चल मैं लिख देता हूँ, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन से कहाँ, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी से लगा हमारा रीनल आर्टरी तक, कौन सा हमारा टाइप 1। ये इसमें क्या हो गया, हमारा लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी से स्टार्ट हुआ, लेकिन अब क्या रहेगा हमारा इस तरीके से बाईफर्केशन तक रहा, हमारे बाईफर्केशन यानी कि तरीके से और नीचे तक पहुंच गया वो, बाईफर्केशन तक रहा, वो हमारा टाइप 2। ये टाइप 3 ऐसे पूछ सकता है। टाइप 3 क्या रहता है हमारा इस तरीके से, इसमें इस तरीके से जो मिड पे इस तरीके से उसका ओरिजिनेट हुआ, या फिर इधर डिस्टल थोरेसिक आयोटा, यानी कि तरीके से डिस्टल थोरेसिक आयोटा, यानी तरीके से थोरेसिक आयोटा का बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक रहा हमारे बाईफर्केशन से, बाईफर्केशन से नीचे से आएगा नहीं, उस तक ये 3 का वाला क्राइटेरिया रहा। 4th में क्या रहा हमारा इस तरीके से अपर एब्डोमिनल आयोटा से लेकर हमारे कहाँ तक रहा हमारे इस तरीके से कहा अपर एब्डोमिनल आयोटा से लेकर हमारे कहाँ रहा इस तरीके से बाइफर्केशन वगैरह मान लीजिए, या फिर इधर इंफेरिनल वाला मान लीजिए। टाइप 2 जो होता है इधर से मोस्ट एक्सटेंसिव होता है। क्यों, क्योंकि आप इसमें सिस्टम समझ लीजिए किस प्रकार स्टार्ट हो रहा है मामला। सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है लेफ्ट क्लेवियन सबक्लेवियन आर्टरी था, और नीचे नीचे खाते जा रहा है मैक्सिमम हमारे बाइफर्केशन तक। तो ऊपर से स्टार्ट हो, ऊपर को उसने थोड़ा सा सेगमेंट पकड़ा, पहले ऊपर का सेगमेंट में लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी से लेकर हमारे कहाँ तक, इंफ्रारीनल तक। ठीक है, उसके बाद क्या है उसने इंफ्रारीनल की से और नीचे की, यानी ऊपर वाला तो नीचे करानी, उसके बाद क्या उसके नीचे का मैक्सिमम चला गया, यहाँ तक कि तो बाइफर्केशन था। फिर क्या ऊपर से वो नीचे करता चला जाता है। पहले हम लेफ्ट से जा रहा था टाइप 2 में, उसको घटा के कहाँ तक कर लिया हमारे डिस्ट्रिक्ट थोरेसिक आयोटा तक कर लिया, फिर डिस्ट्रिक्ट थोरेसिक आयोटा से भी घटा के कहाँ तक कर लिया हमारे इस तरीके से एब्डोमिनल आयोटा भी ले आया उसको। तो ये चीज़ ऊपर का तो वो नीचे करता चला गया इस तरीके से। तो जो टाइप 4 है उसको ही याद रखना, यही आपसे पूछ सकता है ऐसे, और कोई आपसे नहीं पूछेगा। रिस्क फैक्टर में तो एथेरोस्क्लेरोसिस सभी याद रख लेते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत एक साथ दो रिस्क फैक्टर याद रख लेना, जैसे इस तरीके मार्फन सिंड्रोम हुआ, या इस तरीके से ईडी डिजीज होती है एडेनल डोनर सिंड्रोम, ये भी आपको याद रख लेना। ये इसमें जो क्लिनिकल फीचर जो होते हैं, या तो सिम्टोमेटिक मिलेगा या तो एसिम्टोमेटिक मिलेगा। जो मोस्ट कॉमन जो इतनी सिम्टोमेटिक मिलेगा वो आपको मिलेगा हॉर्सनेस आप देखने डिस्फेजिया, और आपको क्या देखने मिलेगा, डिसएपनिया देखने मिलेगा कि तरीके कंप्रेशन कर सकता है। रप्चर होगा तो क्या डेवलप होगा, हीमोपेरिडोनियल होगा, ट्यूबुलर रिफ्यूजन डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में क्या मिलेगा, इन्वेस्टिगेशन में आपको मिडास्टिनल जो है वो वाइडनिंग देखने को मिलेगी। ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस मैंने फिर दोबारा बताइए, सिटी एंजियोग्राफी यूज कर लेते हैं। स्क्रीनिंग के लिए आप यूएसजी कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस यदि पेशेंट स्टेबल है तो आपकी सिटी एंजियोग्राफी हमेशा रहेगी।
ये इसमें भी आपको मैनेजमेंट का बनाता है डेक्रोन ग्राफ्ट मैनेजमेंट में यूज कर सके हैं। तो इसलिए थोड़ा को एब्डोमिनल एन्यूरिज्म के लिए ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो हमने एब्डोमिनल आयोटा एन्यूरिज्म पे आगे थोड़ा को एक एब्डोमिनल एन्यूरिज्म की बात कर ली और आपसे नहीं पूछता है एन्यूरिज्म के बारे में। फिर आते हैं हमारे आयोटिक डिसेक्शन, लास्ट टॉपिक है। आयोटिक डिसेक्शन का मतलब क्या है, एक तरीके से जिसमें टीयर बन गए थे इंटीमल लेवल पर, जिसके कारण क्या हो गया, हम ब्लड मीडिया लेवल पे एंटर करने लगे। हाँ, बाहर नहीं निकला पर मीडिया लेवल पे ये, जिसके कारण क्या होता है, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर आपसे पूछ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर आपसे पूछ सकता है हाइपर टेंशन। तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस चल रहा था, इसमें आपको क्या तरीके से रिस्क फैक्टर रहेगा हमारा तरीके से हाइपर टेंशन आयोटिक डिसेक्शन में, क्योंकि इसके कारण आपको टीयर बन जाता है। इसमें क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, आपको चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। जो मोस्ट कॉमनली कहाँ होगा, राइट वॉल पे इन्वॉल्व होगा, ये चीज़ भी ध्यान रखना। राइट साइड में थोड़ा सा इधर ही साइड आते हैं, राइट साइड में इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये चीज़ें तो इसमें याद रखना, इसमें आयोटिक इन्वॉल्व इन्वॉल्व रहते हैं, मायोकार्डियल इन्वॉल्व मैं तो ये हाइपरटेंशन इन्वॉल्व रहता है एक तरीके से। साइन क्या मिलेगा आपको, चेस्ट पेन आपको देखने को मिलेगा क्योंकि बैक को रेडिएट करेगा, जो कि उसमें बात की थी, दोनों केस में बात की थी, चेस्ट पेन रेडिएटेड बैक, उसमें एब्डोमिनल पे रेडिएटिव रहता है, उसमें चेस्ट पेन रेडिएटेड वो बैक था। ये इसमें जो आपको याद रखना वो याद वो पूछ सकता है, आपको डी बैग की क्लासिफिकेशन आपसे पूछता है। डी बैग की क्लासिफिकेशन में आपको क्या याद रखना है कि इस तरीके से टाइप क्या होता है। तो टाइप 1 जो होता है वो क्या होता है, इसमें टीयर कहता होता है हमारे डिसेंडिंग आयोटा का इन्वॉल्व करता है, टीयर इन्वॉल्व डिसेंडिंग आयोटा, इंटीमल डिसेंडिंग असेंडिंग आयोटा इन्वॉल्व है डिसेंडिंग एब्डोमिनल। इसमें क्या है, असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों प्रकार के आयोटा इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी कि असेंडिंग पर डिसेंडिंग टाइप 1। उसने क्या खाली असेंडिंग इन्वॉल्व किया, टाइप 2 इन्वॉल्व हो गया, टाइप 2 हो गया। यदि इस तरीके से उसमें खाली डिसेंडिंग आयोटा इन्वॉल्व हो गया, टाइप 3 हो गया। ये तो टाइप 1 और टाइप 2 को उसमें कहते हैं स्टैंडफोर्ड ए। ये बस खाली याद रखना है कि मैं स्टैंडफोर्ड ए में ये दोनों को इन्वॉल्व कर रहा हूँ। मैं नहीं पूछता, मैं सेकंड ईयर से इसको समझने का प्रयास करूँ कि इसको क्यों इन्वॉल्व कर रहा है, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। तो ये चीज़ तो स्टैंडफोर्ड ए में याद रख लेना इसको। इसके आधार पर कर सकते हैं कि इसमें दोनों में असेंडिंग आयोटा इन्वॉल्व हो रहा है, तो स्टैंडफोर्ड ए से असेंडिंग याद कर सकते हैं कि असेंडिंग आयोटा इन्वॉल्व दोनों में इन्वॉल्व हो रहा है। तो बी से याद कर सकते हैं तो इसमें डिसेंडिंग आयोटा इन्वॉल्व हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन चॉइस क्या रहेगी, स्टेबल पेशेंट है तो कभी भी सीटी एंजियोग्राफी सबसे मोस्ट कॉमन जो इन्वेस्टिगेशन रहती है, लेकिन इसमें क्या स्टेशन अनस्टेबल होने की संभावना ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा रहती है आयोटिक डिसेक्शन में। तो उसमें क्या रहेगा, ट्रांसइसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी जा सकता है आंसर हमारा। ये क्लिनिक फीचर में बता दिया इस तरीके से क्या देखने को मिल रहा है आपको, पेन रेडिएटिव इंट्राकैप्सुलर रीजन में आपको इन्वॉल्व देखने को मिल जाएगा, जिसमें क्या कि मीडिया स्टीनन आपको देखने को मिलेगी, उसका एवाइड देने के देखने को मिलेगी। ये मैनेजमेंट क्या करेंगे, मैं वो ये सिंपल सा सीधे एक तरीके से डेक्रोन ग्राफ्ट रिपेयर करते हैं एक तरीके से मैनेजमेंट के नाम पे। ये तो ठीक है, इस प्रकार हमारा सिस्टम था वो ख़त्म हो गया। बाकी का जो टॉपिक है मतलब उसका इतने सीधे RTL से इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है ये, तो इसलिए जो हमें पढ़ाना था वो हमने पढ़ा दिया। ये तो ठीक है, आप आगे चल के जो टॉपिक आएंगे पढ़ाते चलेंगे, इसमें क्या जा रहा है। ठीक है।